हेलो बच्चा पार्टी। ये है सीरीज रीनीट 2026 का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों का ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हो चुका है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो जेईई मेन 2026 में आया हुआ है। ओके बच्चा, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, दो रजिस्टर्स है of 200 ohm and 400 ohm are connected in series with a battery of 100 volt. A bulb rated at 200 volt 100 watt is connected across the 400 ohm resistance. The potential drop across the bulb is. तो बच्चा पहले क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग समझेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तुम लोग क्वेश्चन में देखो क्या दे दिया हुआ है। दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 200 ओम और एक 400 ओम। ये 200 ओम रेजिस्टेंस हो गया और ये 400 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, 100 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब एक बल्ब को रेटेड एट, बल्ब का रेट दिया हुआ तो वहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। उस बल्ब को कनेक्ट कर दिए अक्रॉस 400 ओम। तो ये बल्ब मान लो यहाँ पर लाके कनेक्ट कर दिए। अब इसका रेट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ द बल्ब इज 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो यहाँ से बच्चे हम लोग जो रेट दिया हुआ रहता है बल्ब का, वहां से अक्सर ऑलवेज हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर का मतलब हो गया 200 इंटू 200, ओके, बाई पी। पी है 100 वाट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा कितना, 400 ओम। तो ये वैल्यू बच्चा हो गया कितना, बल्ब का रेजिस्टेंस 400 ओम। तो उसके बाद बोला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब इज, अक्रॉस द बल्ब पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब हो गया अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। और हम लोग अक्रॉस इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही दोनों के लिए सेम होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब सोचो ये और ये दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रहने से कितना होता है, जितना सारा रेजिस्टेंस उसको नंबर से डिवाइड कर दो। 400 400 दोनों 400 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 200 ओम और ये भी हो जाएगा 200 ओम। दैट मीन्स अगर ये रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है तो ये टोटल 100 वोल्ट दोनों डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इन दी डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडर लो। तो अगर वोल्टेज डिवाइडर लो यूज करेंगे तो 100 वोल्ट दोनों में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये भी 50 वोल्ट होगा, ये भी 50 वोल्ट होगा। तो हमसे पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब इज हाउ मच, तो अक्रॉस द बल्ब हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट। ठीक है बच्चा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखो ये बेसिक्स कुछ कॉन्सेप्ट समझा करके तुम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग अगर कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर रहेगा, इतना करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आर का वैल्यू निकालेंगे, 400 400 400 पैरेलल में 200 हो गया, दोनों रेजिस्टेंस 200 200 इक्वली डिवाइड कर दो तो 50 वोल्ट यहाँ होगा, 50 वोल्ट यहाँ होगा। तो बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस 50 पोटेंशियल ड्रॉप 50 वोल्ट, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ दिया हुआ है, अ वोल्ट मीटर विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ x ओम कैन बी यूज्ड टू मेजर अप टू 20 वोल्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मेजरिंग रेंज टू 30 वोल्ट। द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन इज टू, रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन बच्चा देखो, तो हम लोग यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर का करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, उसका जितना करंट कैपेसिटी होता है उससे ज्यादा करंट अगर हम लोग रीड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, तो एक लो रेजिस्टेंस को इन पैरेलल कनेक्ट करना होगा, दैट इज कॉल्ड शंट। और अगर वोल्टेज कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा बताओ, जो गैल्वेनोमीटर जितना वोल्टेज रीड कर सकता था उससे ज्यादा वोल्टेज अगर रीड करना चाहते हो तो उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर का था जी, पहले ये रीड कर सकता था कितना, इसको हम लोग मान लेते हैं वी, और बाकी वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो इसके अक्रॉस होगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना था, वी। तो हम लोग सिर्फ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा एडिशनल, जो ये रीड कर सकता है उससे ज्यादा जो होगा एक्सेस, वो वी आर का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, वी माइनस वी जी, है ना। तो वी कितना रीड करना है क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ रहेगा, और वीजी का वैल्यू जो होगा वो आई जी इंटू जी से हम लोग निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्ट वीजी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कितना वोल्ट रीड कर रहा है, या फिर तुमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और उसका करंट कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा तो ये निकाल सकते हैं। ये इसको यहाँ पर पुट कर दो तो वी आर निकल जाएगा, है ना।
तो ये दोनों देखो सीरीज में अगर कनेक्टेड रहेगा तो गैल्वेनोमीटर से जितना करंट जा सकता है वही करंट इससे भी जाएगा, उससे ज्यादा करंट हम लोग सेंड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर विल गेट डैमेज, बर्न हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना IG इंटू आर। तो आर का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो ये कैलकुलेट करो, IG से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि बोला है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मेजरिंग रेंज टू 30 वोल्ट, पहले रीड कर सकता था कितना बताओ, अप टू 20 वोल्ट, अभी रीड करेगा कितना 30 वोल्ट। तो उसका वोल्टेज कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो वोल्टेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में। तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन में देखो, इतना ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, ये दो तो ऐसे ही बात चला गया। तो इन सीरीज जो होगा दो रहेगा। अगर सीरीज में कोई एक ही आंसर दिया हुआ रहता तो फिर हमको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग टिक कर देते। बिकॉज वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करेंगे, और करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखना एक रेजिस्टेंस हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पैरेलल वाला यहाँ पर ऐसे ही बात चला जाएगा, सीरीज में इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। कौन सा होगा कैसे निकालेंगे हम लोग, नहीं तो निकाल सकते हैं ना। पहले जो वोल्टेज रीड करता था VG वो कितना दिया हुआ था 20 वोल्ट, और अभी कितना रीड करना चाहता है वो 30 वोल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 30, ये हो गया 20, इक्वल टू IG इंटू आर होगा। तब ये IG इंटू आर, आर का वैल्यू निकालना था। IG का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, IG का वैल्यू निकालेंगे यहां से, देखो वोल्ट मीटर विद इंटरनल रेजिस्टेंस X ओम कैन बी यूज्ड टू मेजर 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट अगर रीड करेगा जिसका रेजिस्टेंस X है, तो उसमें से करंट जो होगा मैक्सिमम कितना जा सकता है बोलो, V डिवाइडेड बाई X, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस IG की जगह लिख सकते हैं कितना 20 डिवाइडेड बाई X, ओके। तो ये हो गया 20 बाई X इंटू आर इक्वल टू 10, ये कैंसिल करो तो R का वैल्यू आ गया तुम्हारा X बाई 2 ओम। कहां कनेक्ट करेंगे, इन सीरीज। दैट मीन्स अगर 20 वोल्ट से वोल्टेज कैपेसिटी को इंक्रीज करके हम लोग 30 वोल्ट तक इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग को एक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। कितना रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, याद रखना, दैट इज इक्वल टू X बाई 2 ओम। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू X बाई 2 ओम इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मतलब करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बोलता तो हम लोग याद रखेंगे एक रेजिस्टेंस हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग जनरली शंट बोलते हैं। शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालने के लिए दे सकता है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जो आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पर बता देखेंगे हम लोग, वहां पर देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया था, कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर 20 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर दिया हुआ, रेजिस्टर 100 ओम ये भी दिया हुआ, and two identical diodes as shown in the figure. The resistance of the diode under forward biasing condition is 10 ohm. अगर ये आइडियल डायोड होता तो फॉरवर्ड बायसिंग में उसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 0, है ना। रिवर्स बायस रहेगा तो रेजिस्टेंस हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। तो रिवर्स बायस जो रहेगा उसमें आइडियल डायोड के लिए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए यहाँ पर आइडियल नहीं है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस बोल दिया कितना 10 ओम। लेकिन रिवर्स बायसिंग के लिए कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो डायोड को हमेशा हम लोग आइडियल लेकर के चलेंगे। आइडियल का मतलब हो गया अगर नथिंग विल बी गिवन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 लेंगे, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी लेंगे, ओके। तो यहाँ पर बोल दिया है द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज दिस वन। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इक्वल टू R इंटू सी होता है। आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग लेते हैं, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू वो होता है R इंटू सी, है ना। R हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड C हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो कैपेसिटेंस तो बच्चा यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड दिया ही हुआ था। रेजिस्टेंस अभी क्या हो जाएगा, इस केस में देखो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके एन टाइप के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो गया ना, ये रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस में आइडियल हम लोग कंसीडर करेंगे, रेजिस्टेंस 0 तो यहाँ से कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका पी टाइप के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला डायोड देखो ये फॉरवर्ड बायसिंग में, अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो ये कंडक्ट करेगा, अगर ये कंडक्ट करेगा तो इसका रेजिस्टेंस हमको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 ओम, अगर 10 ओम नहीं दिया हुआ तो इसका रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करते, आइडियल कंसीडर करना पड़ता। तो ये 10 हो गया और ये 100 हो गया। नाउ दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये भी फॉरवर्ड बायसिंग होता तो इसका भी रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं हम लोग, फिर ये 10 और ये 10 पैरेलल में होता तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता 5, तो 5 और 100 ऐड करते हैं, बिकॉज 100 के साथ 5 सीरीज में होगा तो ये 105 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो ये 10 होगा, ये 100 होगा, तो 110 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिकम्स 110 एंड कैपेसिटेंस इज गिवन एज 20 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड को चेंज कर लो, यहाँ पर फैराड में चेंज कर लो तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 22 इंटू 10 टू द पावर -4, इतना सेकेंड होगा, ठीक है।
लेकिन बच्चा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ जो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा इंटू 10 टू द पावर -3, तो अल्फा इंटू 10 टू द पावर -3 करोगे तो 10 से नीचे लाओ, 10 से डिवाइड कर दो, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड होगा। तो तुम्हारा ये वैल्यू बना अल्फा का, है ना। तो अल्फा बिकम्स इक्वल टू 2.2, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। हमेशा कोशिश करना क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है उसको अलग अलग कर लो, जो दिया हुआ रहेगा उसको अलग कर लो, उसके बाद देखो कि तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है। जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको फाइंड करने के लिए कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला यूज करो, फिर प्रोसीड करो। प्रोसीड करते हुए तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है। अब ये देखो एक सर्किट दे दिया हुआ है, द वोल्टेज एंड द करंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट शोन इन द सर्किट आर गिवन। तो ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एंड करंट कितना होगा। तो ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है 3 और 3 6 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इसका करंट निकल जाएगा तो उसका करंट को हम लोग रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, V इक्वल टू I इंटू आर, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। अब करंट बच्चा हम लोग कैसे निकालेंगे, करंट निकालने के लिए इसको देखो बहुत सारा रेजिस्टेंस, अगर बैटरी अगर रहेगा बहुत सारा बैटरी, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, हर एक बैटरी का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत सारा सेल्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सबको मर्ज करके पहले एक बैटरी बना दो, तो उसका ईएमएफ कितना है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, ये देखो। तो यहाँ पर अगर हम लोग सोचेंगे तो देखो हर एक ब्रांच में एक सेल है जिसका ईएमएफ है 27 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 है, यहाँ पर भी 27 रेजिस्टेंस 3, यहाँ पर भी देखो ये दो सेल है सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्लिट कर दिया है, मगर ये नॉर्मल कनेक्शन है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों को मिलाकर के इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा, दोनों को मर्ज कर दो, ये भी हो गया तब 27 इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, और यहाँ पर भी देखो 27 इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो ये 1 2 3 4, ये चारों सेल जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसको मर्ज करके एक बना दो। अब आइडेंटिकल सेल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो हर एक सेल का ईएमएफ जो होगा अगर ई मानेंगे तो सबका इफेक्टिव ईएमएफ जो होता है दैट विल आल्सो बी ई ना, वो भी ई हो जाएगा। तो हर ब्रांच में अगर ईएमएफ कितना दिया हुआ है 27 27 27 27, तो इफेक्टिव ईएमएफ अगर निकालेंगे तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 27। तो ये 27 वोल्ट हो गया, सबको मर्ज करके एक बनाए। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस यहाँ अगर सबको मर्ज करेंगे तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम और ये भी 3 ओम, ये चार 3 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मर्ज कर देंगे हम लोग, क्योंकि सब आइडेंटिकल है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/4 ओम। तो ये चार ब्रांच को सेल को मर्ज करके एक सेल बनाए तो उसका ईएमएफ रहेगा 27 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा 3/4 ओम। इसके साथ ये दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, ये दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड था 3 और 3, तो 3 और 3 को मिला करके तुम लोग कर दो 6 ओम। ये पॉइंट बना ए, ये पॉइंट बना बी। अब अगर हमको बोलेगा इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, वी कैन इजीली कैलकुलेट, है ना। तो यहां से अगर करंट निकल जाएगा तो करंट से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो करंट तो वेरी सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं, बाई इक्वल टू सिंपल सर्किट हो गया है, ईएमएफ 27 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3/4। तो इसको एलसीएम लो, 6 4 24 प्लस 3 27 होगा, नीचे 27 ऊपर भी 27, इसका एलसीएम ऊपर चला जाएगा ना 4, ये कैंसिल, ये हो गया 4 एम्पियर। तो करंट इन दिस ब्रांच बिकम्स इक्वल टू 4। और अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे फिर तो I इंटू आर कर दो, I इक्वल टू 4 हो गया, 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बिकम्स 24 वोल्ट एंड करंट थ्रू दिस ब्रांच बिकम्स इक्वल टू 4 एम्पियर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 4 एम्पियर 24 वोल्ट। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बच्चा तुम्हारा क्वेश्चन देखो, ये सर्किट दिया हुआ है, यहां से हम लोग I1 I2 I3 तीनों ही वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है तुम लोगों का, 25 में भी आया हुआ था, 23 में भी आया हुआ था। अगर इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग को याद रखेंगे या इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का तरीका पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे, अगर 25 का 23 का क्वेश्चन भी आया हुआ वो अगर याद रहेगा तो यहाँ से हम लोग इसको बगैर सॉल्व के आंसर बोल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखोगे, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। देखो यहाँ पर 2, यहाँ 2 है, यहाँ रेजिस्टेंस 4, यहाँ 4 है ना। तो और ये बीच में देखो यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस के साथ बैटरी कनेक्टेड है। तो ये वाला पोर्शन को अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखो ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 4/2 मतलब 2 हो गया, यहाँ 4/2 मतलब 2 हो गया, है ना। तो ये बीच वाला पार्ट को हम लोग बैलेंस करके हटा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहां पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर बैटरी नहीं रहता, यहाँ पर क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस रहता है ना।
अगर यहाँ पर बैटरी रहेगा तो याद रखना यहाँ अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसमें से भी कुछ ना कुछ करंट जाएगा। वो करंट कितना जाएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी बता रहे तुम लोगों को। लेकिन एक चीज ये कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन देखोगे जेईई 2023 का क्वेश्चन में भी है, जेईई 2025 का क्वेश्चन में भी है। उस तरह का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है यहाँ का, ये 0 वोल्ट आता है। 0 वोल्ट आने का मतलब क्या हो, देखो ये इसका ये में 5 वोल्ट है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल को अगर हम लोग 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल को कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 5 वोल्ट, है ना। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हारा 0 आ गया तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा, मतलब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा। कोई करंट नहीं जाने का मतलब हुआ क्या, ये जो करंट आ रहा है I3 वो करंट सीधा यहाँ चला जाएगा ना, ठीक है। तो इस ब्रांच का जो करंट आ रहा है I3 वो सीधा करंट यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाने के बाद ये चला गया। इसका मतलब I3 का जो वैल्यू होगा वही I2 हो जाएगा। I3 का जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा बताओ, I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वो होगा जहां पर I3 और I2 का वैल्यू सेम दिया हुआ रहेगा। तो इन चारों ऑप्शन में देखो I3 और I2 का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, I3 I2 का वैल्यू अलग अलग दिया था। ओनली ऑप्शन जहां पर I2 I3 का वैल्यू सेम दिया हुआ है वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए ये पहले वाला जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ रहना चाहिए, वो क्वेश्चन ध्यान में रहना चाहिए, सो दैट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। अब सोचो अगर ये नहीं पता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ किरचॉफ्स का करंट लॉ यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर यूज करते हैं तो देखो यहाँ पर ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ कितना दिया हुआ 5 वोल्ट। दैट मींस अगर नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल को 5 वोल्ट ज्यादा कंसीडर करेंगे, तो ये 0 तो यहाँ पर 5 वोल्ट हो गया, है ना। और इस जंक्शन का यहाँ रेजिस्टेंस को जम करके आओ, यहाँ का वोल्टेज कितना हमको नहीं पता तो हम लोग एक्स मान लेंगे, और यहाँ का वोल्टेज कितना है इसको हम लोग वाई मान लेंगे। तो एक्स और वाई का दो इक्वेशन बनाओ, दो अननोन क्वांटिटी है, सॉल्व करो, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो किरचॉफ्स करंट लॉ अगर हम लोग यूज करेंगे तो जहां पर सारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उस पॉइंट पर हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ ऑल द करंट इंटरिंग और लीविंग द जंक्शन इक्वल टू 0, है ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पर जो करंट इंटर या लीव कर रहा है उसका समेशन 0 करेंगे। अब 0 करने के लिए चूंकि ये एक्स का वैल्यू पता नहीं है हम लोगों को, तो या तो हम लोग मान लेंगे कि इसका बाकी सब ब्रांचेस, बाकी सब एंड जितना है वो सब एंड का जो पोटेंशियल होगा उससे एक्स का वैल्यू ज्यादा है, मतलब एक्स बाकी सब वोल्टेज से ज्यादा है या फिर बाकी सब वोल्टेज से कम है। अभी क्या होगा ये अभी नहीं बोल सकते हम लोग, अभी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग निकालेंगे। लेकिन मान करके ये चलेंगे या तो एक्स ये 5 वोल्ट से ज्यादा है, इसका इस एंड में यहाँ पर कितना सारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, देखो एक 2 ओम, एक 1 ओम, एक 2 ओम, तो इसका अदर एंड का वोल्टेज 5 वोल्ट है। एक्स हम लोग मान करके चलेंगे कि 5 से ज्यादा है, यहाँ पर 0 है तो एक्स मान करके चलेंगे 0 से भी ज्यादा है। और इसका इस एंड का वोल्टेज अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस के इस एंड का वोल्टेज तो कितना होगा, यहाँ पर अगर y है ये 10 वोल्ट है तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में आएंगे तो वोल्टेज कमेगा, कितना कमेगा 10 वोल्ट। तो यहाँ पर का वोल्टेज जो आएगा वो कितना होगा y माइनस 10। तो हम लोग ये मान करके चलने की x का वैल्यू y माइनस 10 से भी ज्यादा है। अगर x एंड के लिए हम लोग किरचॉफ का करंट लॉ यूज करेंगे तो हम लोग मान लेंगे या तो x सबसे ज्यादा है या x सबसे कम है, कोई भी एक मान करके चलो। अगर एक सबसे ज्यादा होगा तो हर एक का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, सबका समेशन 0 कर देंगे हम, ठीक है। तो इस ब्रांच का करंट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एक्स ज्यादा है मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए अगर हम लोग किरचॉफ से करंट लॉ यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इस ब्रांच के लिए कितना होगा बताओ, एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये करंट हो गया तुम्हारा एक्स माइनस 0 बाई 2। और ये वाला ब्रांच के लिए हम लोग क्या बोले, इस रेजिस्टेंस का अदर एंड ये वाला, ये यहाँ नहीं है, बैटरी का अदर एंड यहाँ पर है, बैटरी का इस तरफ रेजिस्टेंस का अदर एंड है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, ये वाई था, ये 10 वोल्ट है, नेगेटिव टर्मिनल में कितना हो जाएगा वाई माइनस 10, ओके, वाई माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस, यहाँ पर करंट क्या लिखेंगे, एक ज्यादा मान करके चल रहे हैं तो एक्स में से सब्ट्रैक्ट करो किसको, वाई माइनस 10 को, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका समेशन हो गया 0। तो एक रिलेशन तुमको यहां से मिलेगा, पहले ये इक्वेशन बना लो, 2 एलसीएम ले लो, कितना आता है देखो, x माइनस 5 प्लस एक्स, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, 2x होगा माइनस 2y होगा, माइनस माइनस प्लस 20 होगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 4x माइनस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया। सिमिलरली दूसरा जो नोड है जहां का अननोन वैल्यू है वो y है, तो इस पॉइंट पर y के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, और जब y एंड के लिए हम लोग KCL का वैल्यू लिखेंगे तो ये मान करके चलेंगे कि y के वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक, जिसके लिए लिखो या तो सबसे कम मानो, बाकी दूसरा जितना एंड है उसका पोटेंशियल से, या फिर सबसे ज्यादा मान करके चलो। तो अगर हम लोग मान करके चलते हैं कि y का वैल्यू इसका बाकी रेजिस्टेंस का अदर एंड का जो भी वोल्टेज है उससे ज्यादा है, तो फिर इस पॉइंट पर हम लोग समेशन ऑफ
आई इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो इस ब्रांच के लिए करंट क्या लिखेंगे, y ज्यादा है 5 से, तो y माइनस 5/4 होगा। तो एक ब्रांच हो गया तुम्हारा y माइनस 5/4 और ये वाला ब्रांच नीचे वाला ब्रांच के लिए क्या लिखना पड़ेगा बताओ, y माइनस 0/4। तो ये हो गया y माइनस 0/4 प्लस, और इसके लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे बच्चा, तो इसका एक एंड x था, दूसरा एंड लेकिन y नहीं है, दूसरा एंड क्या है बताओ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के पास चले जाओ। तो यहाँ का वोल्टेज क्या पकड़े थे हम लोग, y माइनस 10, तो ये y माइनस 10 माइनस x करना पड़ेगा, y माइनस x नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर y माइनस 10, इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, y माइनस 10 माइनस x करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा y माइनस 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी एलसीएम मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 5 प्लस y, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 40 माइनस 4x इक्वल टू 0। यहां से हम लोग को मिलेगा क्या चीज बताओ, 6y माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन यहां पर पुट कर दो तुम लोग, कितना आता है देखो, 6y माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0, ऐड करेंगे तो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से आ जाएगा तुम्हारा 4y और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस 30, है ना। माइनस 30 को यहाँ लेकर के आ जाओ राइट साइड में, प्लस 30 होगा तो y का वैल्यू हो गया 30/4, दैट इज 15/2। 15/2 को हम लोग 15/2 ये हो गया y का वैल्यू, इतना वोल्ट। अब 15/2 अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना आता है बताओ, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पर पुट करो 15/2 y का वैल्यू 15/2, 2 कट जाएगा तो माइनस 15 बचा, यहाँ प्लस 15 और 15 कैंसिल हो गया तो 4x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो बात हम लोग पहले बोले थे, x यहाँ पर से कितना आता है बोलो, इस तरह क्वेश्चन जितना सॉल्व करके देखो, x का वैल्यू यहाँ पर 0 वोल्ट आ गया। x का वैल्यू 0 वोल्ट आने का मतलब ही हो गया कि इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट सीधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो अब मिल गया तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर करंट निकालना है तुम लोगों को तो अब इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मान लो i3 का वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू जितना है माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 करो। अगर i3 निकालना है तो कितना आएगा बताओ, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, y का वैल्यू कितना है 15/2 माइनस 0, तो 15/2 हो गया डिवाइडेड बाई 4, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 8 होगा। अब 15 को 8 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 1.875 एम्पियर आएगा। ठीक है, 15 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे 1.875 आ जाएगा, तो 1.875 i3 का वैल्यू होगा, 1.875 i2 का वैल्यू होगा। i1 का वैल्यू कहाँ चला गया बताओ, i1 ये है। i1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 0 आया है और यहाँ का वैल्यू कितना आया था बताओ, y माइनस 10 आया था ना, y का वैल्यू हम लोग को मिल गया y माइनस 10 का मतलब क्या हुआ 15/2 माइनस 10, 15/2 माइनस 10 का मतलब हो गया तुम्हारा -5/2 नेगेटिव वोल्टेज, तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो 0 से 5/2 सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो 5/2/1 मतलब 2.5, तो 2.5 एम्पियर करंट हो जाएगा i1 का वैल्यू। अगर इससे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ तो उसमें i1 का ही वैल्यू निकालने के लिए बोला था, इस तरह के सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो i1 का वैल्यू कितना लिखेंगे बोलो, x और यहाँ पर y माइनस 10 था ना, इन दोनों का डिफरेंस करो, डिवाइड बाई 1 कर दो, i1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में i1 i2 i3 तीनों निकालने के लिए बोल दिया, तो i1 i2 i3 हम लोग कैलकुलेट करके निकाल करके देख सकते हैं, i1 इतना आएगा, i3 इतना आएगा, i1 i2 i3 का वैल्यू ये सब आएगा। अदरवाइज अगर पहले वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था सेम टाइप क्वेश्चन देखना तुम लोग, 25 और 23 में क्वेश्चन जेईई मेन में दिया हुआ था, अगर उसको यूज करते, अगर उसको सॉल्व करके रखे, उसको याद है तुमको, तो ये याद होगा तुम लोगों को यहाँ का वोल्टेज 0 होता है। अगर ये वोल्टेज 0 होगा तो इस बात का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ जो करंट आ रहा है वो सीधा यहाँ चला जाएगा ना, इसका मतलब i3 और i2 का वैल्यू सेम होगा, i3 और i2 का वैल्यू सेम ये दिया हुआ है, तो पहले ही हम लोग विदाउट एनी सॉल्व आंसर बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, मिक्स कॉम्बिनेशन का। मिक्स कॉम्बिनेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिया हुआ रहेगा तो हमेशा कोशिश करो तो सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दे। यहाँ जितना सारा ब्रांच दिया हुआ है, हर एक ब्रांच में देखो 3 सेल कनेक्टेड है, हर एक सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, यही 5 वोल्ट 3 ओम, 5 वोल्ट 3 ओम। ठीक है, तो इसको मर्ज करके एक बनाओ, एक अगर बना देंगे पहला वाला ब्रांच को तो तुम्हारा ईएमएफ हो जाएगा कितना 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम, है ना। उसके नीचे वाला भी वैसे ही देखो 5 5 5 15 रेजिस्टेंस 3 3 3 9 हो गया। ये वाला ब्रांच में भी देखो 5 5 5 15 रेजिस्टेंस कितना हो गया 9। तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम लोग ये 3 पैरेलल ब्रांच है, 3 पैरेलल ब्रांच में हर एक ब्रांच में एक सेल कनेक्टेड है और एक सेल का ईएमएफ कितना है
15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 9, तो 15 9 पहला ब्रांच, 15 9 दूसरा ब्रांच, 15 9 तीसरा ब्रांच, इन तीनों को मर्ज कर दो तो एक सेल मिलेगा, उस सेल का ईएमएफ कितना रहेगा 9 वोल्ट रहेगा, सॉरी 15 रहेगा, 15 वोल्ट रहेगा, है ना। आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल मर्ज करके अगर एक सेल बनाएंगे तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ का वैल्यू एक एक सेल का ईएमएफ के बराबर होता है, एक एक ब्रांच का सेल, एक एक ब्रांच में 15 था, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, है ना। तो आइडेंटिकल सेल है, मर्ज किए तो ईएमएफ हो गया इफेक्टिव 15 और रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना बताओ, ये हो गया 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 3 9 9 9 मर्ज करके एक बनाए तो आइडेंटिकल कितना होगा 9/3 विच इज इक्वल टू 3 ओम। उसके साथ कनेक्टेड है ये रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है बोलो, सबको मर्ज कर दो, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9 ओम। तो अब बच्चा यहाँ से जो करंट जा रहा है वेरी इजीली निकाल सकते हैं हम लोग करंट, हम क्या निकालने बोला, देखो करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, वेरी इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये करंट अगर आई होगा तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ 15 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 12, 3 से कट करो तो ये हो गया 5/4 विच इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर, ये बना तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो 1.25 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, क्या क्या दिया हुआ है उसको अलग से नोट करो, फिर क्या निकालना है उसको देख करके क्वेश्चन को बनाने के लिए अप्रोच करो। कैसे अप्रोच करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला से अप्रोच करके हम लोग क्विकली आंसर तक पहुंच सके, ठीक है। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन दे दिया हुआ, देखो अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इन द सर्किट इज, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला है इन स्टेडी स्टेट। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि डीसी सर्किट के अंदर स्टेडी स्टेट जब कंसीडर करते हैं कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज हो जाता है, उस पास से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर यहाँ से करंट निकलेगा तो वो करंट इस पास से फ्लो नहीं करेगा, वो करंट सीधा चला गया ऊपर, ऐसे घूम करके यहाँ पर आएगा, है ना, ये करंट फ्लो करेगा। तो ये जो करंट होगा वो करंट का वैल्यू कितना होगा अगर हम लोग निकालेंगे, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसमें से करंट जा रहा है। जिस ब्रांच से करंट नहीं जाता उसको नहीं कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये ब्रांच से करंट नहीं जा रहे तो कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 8 ओम रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस होगा और 2 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ हो गया, तो करंट हो जाएगा 2/8, 2/8 का मतलब हो गया 1/4। अब यही 1/4 एम्पियर करंट इसमें से जा रहा है, तो इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर, आई हो गया 1/4 इंटू 2 मतलब 2/4, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 वोल्ट, है ना। तो ये कैपेसिटर वाला जो ब्रांच है, इस ब्रांच से तो कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, लेकिन ये फुल्ली चार्ज है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है ना। तो ये पूरा ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि इसके पैरेलल में है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कितना हो गया 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर तुम्हारा डायरेक्ट बोल सकते हो 0.5 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। When an external resistance of 5 ohm is connected across the terminals of a cell, a current of 0.25 ampere flows through it. When the 5 ohm resistance is replaced by 2 ohm resistance, the current of 0.5 ampere flows through it. The internal resistance of the cell कितना होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कुछ भी हो, अगर हम लोग बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं दिस वन, इंटरनल रेजिस्टेंस ये मान लो, उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दो, ये हो गया कैपिटल आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये ईएमएफ हो गया। अब ये बैटरी को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, कैपिटल आर को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये करंट इन द सर्किट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग करंट का फॉर्मूला निकालने का, करंट निकालने का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सिंपल सर्किट है ना। तो यहाँ पर तुमको बोल दिया है कि जब कैपिटल आर का वैल्यू 5 है तब करंट 0.25, और जब कैपिटल आर का वैल्यू 5 है, सॉरी 5 ओम को रिप्लेस कर दो 2 ओम से, जब कैपिटल आर 2 ओम होगा तब करंट 0.5 हो जा रहा है। तो यहाँ दो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन आई की जगह में लिखो कितना, पहला वाला करंट कितना था 0.25, उस वक्त ईएमएफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का वैल्यू कितना कंसीडर किया हम लोग, कैपिटल आर इक्वल टू 5, ये बना। सेकेंड टाइम हम लोग कैपिटल आर का वैल्यू 5 को चेंज करके कितना कर दे रहे हैं, रिप्लेस करके 2 कर दो, तो करंट हो गया तुम्हारा 0.5, अब 5 या 50 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज यहाँ पर 0.25 है, 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर दो, ताकि पॉइंट और पॉइंट डिवाइड करेंगे, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से कितना मिलेगा बताओ, 0.25 डिवाइडेड बाई 0.50, यहाँ पर ये 5 प्लस आर नीचे आएगा, ये वाला 2 प्लस आर ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 आएगा ना,
पॉइंट हटा दो, 25/50 मतलब 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्मॉल आर का वैल्यू निकल गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया 4 + 2r = 5 + r, तो r का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू 1 ओम। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Refer to the circuit diagram given below. The heat generated across 6 ohm resistance in 100 सेकेंड is alpha by 100 जूल। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? तो 100 सेकेंड में अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या बताओ? I² RT यूज कर सकते हैं। अगर करंट पता हो, अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो पता रहेगा, तो V² R × T यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब इसका अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या इसका करंट कैसे निकालेंगे? उस करंट या पोटेंशियल ड्रॉप को निकालने के लिए देखो, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ अगर हम लोग इसका अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहे तो क्या करेंगे? देखो हम लोग ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कितना है? 3 वोल्ट, और इससे कितना है? 2 वोल्ट। इन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है। तो अगर इस नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग एज अ रेफरेंस 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं, तो फिर बताओ इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? 3 वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा, 0 यहाँ 3 होगा, सो दैट इनका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट आना चाहिए। तो ये पॉइंट का वोल्टेज मिल गया 3 वोल्ट। सिमिलरली इस बैटरी का अदर टर्मिनल यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसका वोल्टेज कितना होगा बताओ? ये 0 है, ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ का मिल गया कितना? 2 वोल्ट। और ये 0 है, इसका अदर टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, जिसका हर एक रेजिस्टेंस का अदर टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है ना। ये वोल्टेज अगर हमको पता चल जाएगा तो हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम लोग। ये होगा x-0, ये होगा x-3, अगर x बड़ा होगा तो ये हो गया x-2, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। इवन उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट भी निकल जाएगा। अब जो चीज चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ x निकालने के लिए हम लोग अगेन वही किरचॉफ का यूज करेंगे। जितना सारा रेजिस्टेंस यहाँ पर आकर के ज्वाइन हो रहा है, देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ से ज्वाइन हुआ, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ज्वाइन हुआ, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ज्वाइन हुआ, तो तीनों का करंट का समेशन 0 होगा। किरचॉफ करंट लॉ अगर हम लोग यूज करते हैं तो इन दैट केस जिस नोड का वोल्टेज तुमको निकालना है उसको या तो बाकी तीनों का अदर एंड का वोल्टेज से ज्यादा मान करके चलेंगे या तीनों से कम मान करके चलेंगे, कोई एक चीज मान करके चलो। अगर हम लोग मानते हैं कि एक ज्यादा है तो हर एक ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये एक ज्यादा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x-3 डिवाइडेड बाई 6, करंट मिलेगा। तो हर एक ब्रांच का करंट लिखो x-3/6। अगर इसका लिखेंगे तो x-0/4 विच इज इक्वल टू x/4, और इसके लिए लिखेंगे तो x-2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये हो गया x-2/3, समेशन 0 कर दो, यहाँ से x निकल गया, x निकल जाएगा तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अभी इसको सॉल्व करो, 6 4 3, एलसीएम कितना होगा? 12। 12 के लिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 2x-6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3x हो गया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो 4x-8 इक्वल टू 0। तो 4 7 2 9, तो ये 9x हो गया, यहाँ 6 और 8, 8 और 6 14 हो गया, है ना। 8 6 14 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 14/9 वोल्ट। तो अब हम लोग देखो यहाँ का 14/9 यहाँ पर कितना है? 3। तो इसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, और इसके अक्रॉस हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 से डिवाइड कर दें तो करंट भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 14/9 का वैल्यू देखो 3 से कम आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर 3 वोल्ट है, 3 ज्यादा है ना। तो 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम दैट इज 3 - 14/9। यहाँ एलसीएम ले लो, 9 3 या 27, 27 - 14 मतलब हो गया 13/9 वोल्ट, ठीक है। तो अब उसका हीट, वहां पर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल सकते हैं हम लोग, V²/R × T। V² करो 169/81 हो जाएगा, बाई R। R का वैल्यू बोल दिया सर कितना बताओ? R अक्रॉस 6 ओम, तो बाई 6 हो गया इंटू 100, ठीक है। तो ये बना तुम्हारा α/100। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा यहाँ से निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना होगा। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसको 80 मान लो, इसको 170 नियरली अगर हम लोग कंसिडर कर लेते तो ये हो गया 170, ये हो गया 80, ये हो गया 6, ये हो गया तुम्हारा 100, ओके ठीक है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करो, ये चला गया,
तो अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो 4 से कट करेंगे तो 4 2 हो गया और ये हो गया 25, है ना। तो 25 इंटू 17, 25 इंटू 17, या फिर हम लोग इसको देखो इसको कट नहीं करो, इसको एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर हो गया तुम्हारा 1700 और नीचे हो गया 8 6 48। थोड़ी देर के लिए मानो इसको अगर हम लोग 50 कर देते, 50 इट बिकम्स 50, तो 50 होने से ये वाला कितना हो जाएगा बताओ। अगर ये 50 हो जाएगा तो एक 0 50 का कैंसिल हो गया, तो ये बचा हुआ है कितना 170/5, है ना। अब इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया 340। अब चूंकि वहां पर अल्फा बाई 100 दिखा हुआ है, तो यहाँ 100 करने के लिए एक 0 यहाँ पर दे दो, इतना जूल हो गया। तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो नियरली 3400 होगा, ठीक है। तो नियरेस्ट आंसर जो होगा तुम्हारा वो 3400 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर 3400 अराउंड लिख सकते हैं, ठीक है, 3400 अराउंड लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये एक रफ कैलकुलेशन करके हम लोग एप्रोप्रिएट आंसर तक हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे हम लोग इस तरह से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ अ मूविंग कॉइल of a galvanometer where shunted when shunted with 2 ohm resistance gives a full scale deflection for a current of 500 milli ampere. When a resistance of 470 ohm is connected in series, it gives a full scale deflection for 10 volt. Potential applied on it कितना होगा, पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है, 10 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ पर दोनों चीज तुमको बता दिया, जो थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे, एक गैल्वेनोमीटर मान लो दिया हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर का जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू IG। अब इसका करंट कैपेसिटी को अगर हम लोग को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को हम लोग इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो विद अ 2 ओम व्हेन शंटेड विद 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ जब शंटेड किए तो इसमें से करंट जो पास कर सकते हैं हम लोग, ये करंट कितना बता दिया 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। लेकिन वहीं पर बोल रहा है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 470 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं हम लोग, जब उसका वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाना हो। तो जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए, कितना रेजिस्टेंस 470 ओम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस G मान लेते हैं हम लोग। तो फिर इसका वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ गया, वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ कर कितना हो गया, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 470 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 10 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल के रीडिंग मिलेगा तुम लोगों को। तो करंट कैपेसिटी इसका चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ये तो IG था पहले भी, अभी भी IG रहेगा। तो यहाँ से G का वैल्यू कितना होगा ये निकालने के लिए बोला। तो बच्चा इस पार्ट में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IG इंटू G, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, या फिर पूरा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IG इंटू G प्लस 470 इक्वल टू 10 वोल्ट, है ना। अब हमको G का वैल्यू निकालना है, G का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर IG का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो वो IG का वैल्यू हम लोग कैसे पुट करेंगे, देखो क्योंकि ये दोनों यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा 500 मिली एम्पेयर को हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, एम्पेयर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1/2 एम्पेयर होगा, ठीक है। तो 1/2 एम्पेयर में से देखो IG अगर यहाँ जाता है तो बाकी करंट इस पास से चला जाएगा ना, ठीक है। तो इस पास से बाकी करंट अगर जाएगा तो ये दोनों चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IG इंटू G, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट यहाँ से जो जा रहा है वो करंट कितना है हाफ माइनस IG इंटू 2, है ना। तो यहां से IG का वैल्यू निकालो, वहां पर पुट कर दो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, वही तो निकालना है हम लोग को, है ना। तो यहां से कैलकुलेट करो, ये हो गया तुम्हारा IG, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया IG इंटू G, ये हो गया 1 माइनस 2 IG को यहां लाओ, IG कॉमन ले लो, तो तुम्हारा बचा 1 डिवाइडेड बाई G प्लस 2, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कितना है G प्लस 2 इक्वल टू 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, यहां से आ जाएगा G प्लस 470 इक्वल टू 10G प्लस 20। तो 20 को यहाँ लाओ, 470 माइनस 20 विच इज 450, और ये G यहाँ चला आया 10G माइनस G, तो 9G हो गया। तो G का जो वैल्यू होगा 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 जब 45 होता है, तो ये 50 ओम। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो होगा वो 50 ओम हो जाएगा। यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा 50 ओम होगा। क्लियर बच्चा,
ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बचा तुम लोगों को नीट 2026 जो कैंसिल हो गया उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ था। ये कन्वर्सन का क्वेश्चन याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर का करंट कैपेसिटी अगर बढ़ाना हो तो फिर क्या करेंगे, या वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाना हो तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन याद रखना। ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुका है इस साल तुम लोगों का, तो रीनीट में फिर से क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट and internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively connected in parallel give a current of 1 ampere through an external resistance. If the polarity of one cell is reversed, then the value of the current through the external resistance will be alpha by 5. The value of alpha कितना होगा? अगर दो सेल बच्चा तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ये एक सेल है, इसका एक रेजिस्टेंस, इसको हम लोग मानते हैं E1, ये रेजिस्टेंस मानते हैं R1, ये एक सेल है, ये एक रेजिस्टेंस है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, EMF E2 रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जाएगा, दिस करंट विल बी I। ये I का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इफेक्टिव EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफेक्टिव EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इफेक्टिव EMF का फॉर्मूला जो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या होता है बताओ, इफेक्टिव EMF ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू when two cells are connected in parallel combination and they have got a different value of E and R. In that case, the effective EMF will be equal to summation of E by R divided by summation of 1 by R. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग effective EMF का वैल्यू जो निकालेंगे, E effective डिवाइडेड बाई R टोटल। R टोटल का मतलब कितना हो गया, ये कैपिटल R और इन दोनों का मिलाकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2 by R1 plus R2 होगा। तो इफेक्टिव EMF का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा समेशन ऑफ E by R, दैट मींस E1 by R1 plus E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 by R1 plus 1 by R2, है ना। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो R2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, R1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम्स E1 R2 plus E2 R1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर R1 R2 एलसीएम रहेगा, यहाँ पर भी R1 R2 एलसीएम रहेगा, कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा हुआ रहेगा कितना, R1 plus R2। ठीक है, तो दो सेल अगर आइडेंटिकल हो, दोनों का ईएमएफ ER सेम हो, तो इन दोनों को मर्ज करने से जो एक सेल बनेगा उसका इफेक्टिव ईएमएफ तो E रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों आइडेंटिकल सेल नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग बताओ, इन दैट केस इसका इफेक्टिव ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म इन केस ऑफ टू सेल्स, याद रखना E1 के साथ हम लोग R2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, E1 R2, और E2 के साथ R1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो गया तुम्हारा कब, नॉर्मल कनेक्शन के लिए। ये किसके लिए होगा, फॉर नॉर्मल कनेक्शन। नॉर्मल कनेक्शन का मतलब हुआ दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड में रहेगा और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड में रहेगा। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट पोलरिटी को कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे रॉन्ग कनेक्शन, अपोजिट पोलरिटी जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर प्लस साइन नहीं आएगा, क्योंकि एक का ईएमएफ का साइन अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इसका भी पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किए, लेकिन इसको जैसे पोलरिटी को रिवर्स करेंगे तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, तो फिर नेगेटिव के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। इन दैट केस E इफेक्टिव का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चा याद रखना, फिर हो जाएगा E1 R2 और E2 R1, इसका डिफरेंस कंसीडर करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस फॉर्मूला में बच्चा देखो, अगर ये चीज तुम्हारा पहले से क्लियर रहा तो इस क्वेश्चन को हम लोग कितना बड़ा करके बना सकते हैं, देखो कितना टाइम में हम लोग बना सकते हैं, ये चीज इसका पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर रहा तो अगर हम लोग इसका पोलरिटी को रिवर्स करते हैं, इन दैट केस टोटल रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों पहले भी पैरेलल में था, अभी भी पैरेलल में रहेगा। रिवर्स पोलरिटी को कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहले भी R1 R2 by R1 plus R2 होगा, अभी भी R1 R2 by R1 plus R2 होगा, उसके साथ कैपिटल R ऐड होगा, कैपिटल R को भी चेंज नहीं कर रहे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ इफेक्टिव ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले करंट जो था वो I1 था, बाद में करंट जो था वो I2 था, इक्वल टू पहले का इफेक्टिव ईएमएफ हम लोग E1 बोल सकते हैं, बाद का इफेक्टिव ईएमएफ E2 बोल सकते हैं। तो I1 बाई I2 इक्वल टू डायरेक्ट E1 बाई E2 लिख सकते हैं, बिकॉज जब रेशियो करेंगे तो R तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, R का वैल्यू तो रहेगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो पहले करंट कितना था, पहले करंट जा रहा था 1 एम्पियर,
बाद में करंट कितना होगा नहीं पता, I2, ये निकालते हैं हम लोग। पहले इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, पहले का इफेक्टिव ईएमएफ अगर हम लोग लिखते हैं तो पहले का इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा तुम्हारा E और R के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, है ना, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। तो बच्चा यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और 2 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस इसके साथ, और 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, तो 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 दैट इज 5/3 ना। तो पहले का इफेक्टिव ईएमएफ हो गया तुम्हारा 5/3। अब रॉन्ग कनेक्शन जब करेंगे हम लोग, मतलब अपोजिट पोलरिटी को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो फिर इन दोनों को ऐड नहीं करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 ज्यादा हो गया, अरे ये 1 इंटू 1 1 होगा, अब हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब 3 हो गया, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये 3 और ये 3 तुम्हारा यहीं से कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो I2 का वैल्यू मिलेगा तुम लोगों को 3/5 एम्पियर। I2 का वैल्यू 3/5 एम्पियर। हम लोग क्या बोल दिया, जब रिवर्स पोलरिटी कनेक्ट कर रहे हैं उस वक्त करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी अल्फा/5। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो यही चीज है तुम्हारा अल्फा/5 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बताओ 3, तो अल्फा इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3। क्लियर बच्चा, ये बनाने में तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों का पहले का पता रहना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैक्सिमम मान लो ये कैलकुलेशन करने में कितना होगा 5 to 10 सेकंड लगेगा, उससे उतना भी टाइम नहीं लगेगा, उससे पहले हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। द स्टोर्ड चार्ज इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज, इसका चार्ज निकालने के लिए बोला। तो बच्चे स्टेडी स्टेट में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आरसी सर्किट डीसी में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जो इससे पहले भी देखें क्वेश्चन में, कैपेसिटर का तुमको चार्ज निकालने के लिए बोल देगा, कैपेसिटर का एनर्जी निकालने के लिए बोल देगा। तो एक बात तो हमेशा याद रखना कि जब कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट डीसी सर्किट में कनेक्टेड हो तो स्टेडी स्टेट में याद रखना ये फुल्ली चार्ज हो गया है। फुल्ली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, इस पास से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस पास से अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू C इंटू V यूज कर सकते हैं, C कैपेसिटेंस दिया हुआ रहेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डायरेक्ट यहां से नहीं निकाल सकते, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा देखना पड़ेगा ये कैपेसिटर कौन सा ब्रांच के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे ये पूरा ब्रांच, इसमें तो कोई करंट तो जाएगा नहीं, स्टेडी स्टेट में यहां नहीं जा रहा तो यहां भी नहीं जाएगा, तो ये पूरा ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कनेक्टेड है इस 4 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस 4 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइक्रोफैरेड का होगा, है ना। तो हमारा इंटेंशन क्या है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। अब ये 4 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस ब्रांच, बिकॉज इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I इंटू R होगा, तो यहां से I निकालना पड़ेगा। अब ये I हम लोग कैसे निकालेंगे ये ध्यान से समझो। अभी चूंकि इस पास से कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको बात दे दो, ये नहीं है। अभी हम लोग देखो यहां से लेके यहां तक ये ब्रांच को कंसीडर करेंगे, तो ये लेडर प्रॉब्लम याद है, लेडर प्रॉब्लम हो गया, तो लेडर अगर हो जाएगा तो यहां से स्टार्ट करेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बिकॉज यहां से जो करंट निकल रहा है उस करंट का फॉर्मूला होगा 12 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो बात ये नहीं है। अब ये सोचो 4 ये 2 कितना हो गया, दे आर इन सीरीज ना, तो 4 + 4 8 + 2 10 होगा। उस 10 के साथ ये 10 कौन सा कॉम्बिनेशन में, ये भी याद रखना, ये पूरा 10 था, है ये भी 10 है, तो 10 और 10 पैरेलल में कितना हो गया 5। अब उस 5 के साथ यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, फिर ऐड करो 5 और 5 10 और 2 12, इस 12 के साथ ये 12 है, दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 6। इसका मतलब पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6। यहां से ईएमएफ 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 ओम, तो 12 को 6 से डिवाइड करो तो करंट मिल गया कितना 2 एम्पियर। ठीक है, और करंट डिवाइडर लॉ क्या है, करंट जब कोई पैरेलल ब्रांच में जाकर के डिवाइड होता है तो इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड होता है। अब इनवर्स रेशियो में रेजिस्टेंस अगर सेम होगा पैरेलल ब्रांच में तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जब ये करंट 2 एम्पियर यहां पर आएगा तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस यहां पर 12, और यहां से ये पूरा का निकाल करके देखिए कितना आया था, बोलो 12 आया था ना, 12 बाय 12 मर्ज करके फिर 6 हुआ था, यहां भी 12 यहां भी 12, दोनों रेजिस्टेंस सेम है। ये 12 मतलब क्या, पूरा का रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये पूरा रेजिस्टेंस, ओके। ये अगर हो गया तुम्हारा 12, यहां पर भी 12, तो ये करंट आने के बाद दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, यहां जाएगा 1 एम्पियर और यहां चला गया कितना बताओ 1 एम्पियर।
अब ये 1 एम्पियर करंट आने के बाद यहाँ डिवाइड होगा, है ना। तो जब यहाँ डिवाइड होगा फिर से करंट डिवाइडर लॉ यूज करो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 10 ओम है और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी 10 ओम था, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो ये फिर इक्वली यहाँ डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब हो गया यहाँ 1/2 एम्पियर और यहाँ पर भी 1/2 एम्पियर, तो यही 1/2 एम्पियर करंट यहाँ आएगा, है ना। अगर यहाँ 1/2 एम्पियर करंट आता है बच्चा, तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू आर, आर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2 वोल्ट, और इसी के साथ पैरेलल में ये वाला है, तो कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट। अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया, इसका चार्ज ऑफ द कैपेसिटर होगा C इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो C का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 100 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस 2, तो इट बिकम्स 200 माइक्रोकूलम, ठीक है, इट बिकम्स 200 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रोकूलम में था इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोफैरेड को चेंज नहीं किया, तो तुम्हारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम। क्लियर बच्चा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझते सको, चलो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ साथ इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन देखो देखने से कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम को ही थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसी में से, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चा। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना, तुम लोगों को ध्यान ये रखना है कि कैपेसिटर अगर कभी भी डीसी सर्किट में कनेक्टेड हो तो स्टेडी स्टेट में वो फुल्ली चार्ज रहता है, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड रहेगा उस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। तो इन दैट केस अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैपेसिटर कौन सा पैरेलल ब्रांच में किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, उस रेजिस्टेंस का, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस का करंट निकालो, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का भी हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया हुआ बच्चा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में हीट कितना जनरेट कर रहा है इन द गिवन सर्किट व्हेन अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर 9 वोल्ट जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम है, ये कनेक्टेड है, तो फिर ए और बी पॉइंट के बीच में कितना हीट जनरेट करेगा इन 1 मिनट। तो हीट का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं, तो हीट का फॉर्मूला होगा H इक्वल टू I स्क्वायर R T, ये यूज कर सकते हो, या V स्क्वायर बाई R इंटू टी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग I भी निकालना चाहे तो I निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/4, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है कि नहीं चेक करो, 1/2 2/4, 2/4 इज ऑल्सो 1/2, तो 1/2 1/2 रेशियो सेम हो गया, बैलेंस्ड हो गया, तो इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उसको बात दे दो, हटा दो। तो ये हो गया 1 + 2 3, ये हो गया 2 + 4 6, ऊपर 3 नीचे 6, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है बोलो, प्रोडक्ट बाय सम करो, 3 × 6 18/9 विच इज इक्वल टू 2 ओम ना। तो ये पूरा ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा कितना, ये पूरा ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2 ओम। तो करंट फ्रॉम दिस सर्किट, ये जो करंट निकल रहा है वो करंट का फॉर्मूला कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो 9/3, इसका मतलब हो गया ये 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो करंट बच्चा तुम लोगों को यही 3 एम्पियर करंट इस सर्किट के अंदर इंटर कर रहा है ना, तो पूरा को मर्ज करके एक रेजिस्टेंस बना, उसमें से करंट जाएगा तुम्हारा 3 एम्पियर, तो उसके अक्रॉस जो हीट जनरेट करेगा ये फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट, तो आई का वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया 9, रेजिस्टेंस इस पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मिला 2 ओम, ये हो गया 2 इन टाइम, टाइम कितना बोल दिया, टाइम 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 60, ठीक है। तो यहाँ पर गया 6 2 12, 12 9 जार कितना हो गया 108, और एक जीरो यहाँ पर ये दे दो, तो इतना जूल हीट प्रोड्यूस होगा इन 1 मिनट, तो करेक्ट आंसर इज 1080 जूल। क्लियर बच्चा, ठीक है। कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते चलो कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोगों को देगा तो क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में दे दे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तो किस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, वो अप्रोच करने का जो तरीका है वो सीखो, कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है, सो दैट हम लोग क्वेश्चन को इजीली बना सके, जो टाइम दिया हुआ रहेगा उस टाइम से भी कम टाइम में क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे दिया हुआ देखो, द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर सी इन द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट, फिर से देखो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर का चार्ज निकालने के लिए हम लोग को स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से तो स्टेडी स्टेट में कोई करंट जाएगा नहीं, इस पूरा ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसके पैरेलल ब्रांच में जो रेजिस्टेंस
कनेक्टेड है ना। तो इसका पैरेलल ब्रांच में यहाँ पर कनेक्टेड है, हो सकता है इस पूरा ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या फिर ये पूरा ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस के साथ साथ डायोड भी कनेक्टेड है। अब डायोड के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हमेशा वो डायोड को हम लोग आइडियल डायोड मान करके चलेंगे। आइडियल डायोड का मतलब हो गया कि फॉरवर्ड बायस में अगर होगा तो रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करेंगे, रिवर्स बायस में हो तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। तो रिवर्स बायस में जहां जहां डायोड कनेक्टेड रहेगा वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ सोचो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आया यहाँ पर आकर के इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। नेगेटिव के साथ कनेक्टेड का मतलब हो गया ये रिवर्स बायस हो गया। अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आइडियल डायोड रिवर्स बायस में रहने से जिस ब्रांच में कनेक्टेड उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो करंट कितना होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब करंट 0 हो जाएगा, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला ब्रांच अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव आकर के पी टाइप के साथ कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है ना। अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो इसका मतलब यहाँ से करंट कंडक्ट करेगा, तो ये करंट जाएगा यहाँ से। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो ये पूरा ब्रांच का रेजिस्टेंस सिर्फ 4 ओम होगा, ओके। और ये ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना 1 ओम है। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो करंट यहाँ से आएगा ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा, इस ब्रांच से करंट जाएगा नहीं। और ये क्या स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट कितना हो गया बताओ, 2.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 5। तो ये करंट जो आ रहा है वो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 2.5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो वो 0.5 एम्पियर करंट जब यहां से जाएगा तो इस पूरा ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, है ना। तो ये पूरा ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू आर, आर यहाँ पर 4 ओम है ना, 4 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई करो, 0.5 इंटू 4 का मतलब 2 वोल्ट हो गया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, तो ये पूरा ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। अब इस पूरे ब्रांच में यहां से तो करंट जा ही नहीं रहा, इसका तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं। तो ये पूरा ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब सिर्फ कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप भी 2 वोल्ट होगा। अब वो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो, क्या पूछा था उसका, चार्ज स्टोर्ड, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू C इंटू V, C हो गया 5 इंटू 2 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, है ना। तो कैपेसिटर का जो यहां पर चार्ज होगा, चार्ज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू C इंटू V। तो C का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, और V इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पैरेलल ब्रांच में ये था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। ये पूरा ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कितना हो गया, I इंटू रेजिस्टेंस, इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना था 4 और I का वैल्यू 0.5 2 वोल्ट हो गया। यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 10 माइक्रोकूलम। तो योर करेक्ट आंसर माइक्रोकूलम में ये हो गया। क्लियर बच्चा। तो इस तरह का कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में कनेक्ट करके बहुत सारा क्वेश्चन देखो जेईई मेन में इस साल दिया हुआ है, तो मे बी कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को फिर से रीनीट में रिपीट कर दे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना है अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो और इसका कॉन्सेप्ट को समझ करके रखो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का दे दिया हुआ, टोटल लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज AB इज 50 सेंटीमीटर। ये पूरा लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। इन द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर, इफ P इज द पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, देन द लेंथ AP इज। देखो ये दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इट इज जस्ट लाइक मीटर ब्रिज की तरह था। ये तुम्हारा मीटर ब्रिज वायर था। जनरली मीटर ब्रिज वायर का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये वायर यूज किया हम लोग AB, उस वायर का लेंथ तुमको दे दिया कितना, देखो दिस इज ओनली 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब ये P पॉइंट को जस्ट इस P पॉइंट को जनरली हम लोग जॉकी बोलते हैं, जॉकी ला करके इस वायर के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसका गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना बताया, 0, है ना। गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, इसका मतलब वो बैलेंस्ड हो गया। अगर बैलेंस्ड होगा तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का लेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड लेंथ। तो अगर ये हम लोग बोलेंगे L सेंटीमीटर होता है, मान लो अगर ये L सेंटीमीटर होगा तो ये बाकी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, यहाँ पर टोटल तो 50 था, तो ये 50 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बैलेंस कंडीशन में, मीटर ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट रिलेशन क्या यूज करते हैं, लेफ्ट साइड में जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको डिवाइड करो इस पूरा वायर का इसके नीचे जो लेंथ है उससे, राइट साइड में जो वायर रहेगा उसके रेजिस्टेंस को इसके नीचे जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दो, ये रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/L, और राइट साइड में हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया तुम्हारा 50 माइनस L। तो इसको कट करो, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2L इक्वल टू कितना हो गया 150 माइनस 3L, 3L यहाँ आया, 5L इक्वल टू 150, तो L का वैल्यू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो तुम्हारा ये जो ए से लेके पी तक का लेंथ था वो होता एल, एल का जो वैल्यू आया तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर बीपी पूछ लेता तो 50 से हम लोग 30 को सब्ट्रैक्ट कर देते, 20 सेंटीमीटर आ जाता, तो आंसर 20 सेंटीमीटर होता। ठीक है, क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A battery with EMF E and internal resistance small r is connected across a resistance capital R. The power consumption in capital R will be maximum. मैक्सिमम पावर थ्योरम बच्चा हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटल आर को जब भी हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक्सटर्नल कैपिटल आर, बैटरी का ईएमएफ ई है, तो एक्सटर्नल आर कैपिटल आर के अंदर जो पावर कंजम्पशन होता है वो मैक्सिमम कब होता है? जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सेम होगा, है ना। ये मैक्सिमम पावर थ्योरम था, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर जब होगा तब पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो योर करेक्ट आंसर बिकम दिस वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू अननोन रेजिस्टेंसेज ऑफ आर एंड 2R ओम एंड two known resistance or एक unknown resistance are connected in circuit as shown in the figure. If the equivalent resistance between the points A and B in the circuit is X, then the value of X, X का वैल्यू कितना होगा? तो इन सब का मिला करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर X होगा तो X का वैल्यू कितना होगा ये निकालेंगे हम लोग। तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चा इजीली निकाल सकता है। ये दोनों मिला करके सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो गया बोलो? 2R + X, उसके साथ ये R पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? प्रोडक्ट बाय सम, तो प्रोडक्ट होगा तुम्हारा R × 2R + X डिवाइडेड बाई इसका सम करो, सम करोगे तो ये होगा 3R + X। ये पूरा का वैल्यू किसके बराबर है? इज इक्वल टू X, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा देखो, पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था? इक्वल टू X, तो ये हो गया तुम्हारा 2R² + RX, यहाँ हो गया 3RX + X²। ये सबको उठा करके यहाँ लेकर के आओ, तो ये बना तुम्हारा X² + 3RX - RX, तो 2RX होगा, है ना, इक्वल टू यहाँ देखो 2R² है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +R² यहाँ लिखो, +R² यहाँ भी लिखो, तो ये हो गया तुम्हारा X + R इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 3R², है ना। तो X + R इक्वल टू √3R लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ प्लस माइनस साइन आता है, अगर माइनस साइन लोगे बच्चा ये R को वहां ले जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो X का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, बट रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। तो X का वैल्यू कितना होगा? इस R को यहाँ लेकर के आओ, तो √3 - 1 इंटू कैपिटल R, तो √3 - 1 इंटू कैपिटल R विल बी योर करेक्ट आंसर। तो तुम्हारा ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन दे दिया हुआ। मीटर ब्रिज व्हेन टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर शोन इन द फिगर वाज बैलेंस्ड, मतलब नल पॉइंट जो है एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P, the null point changes to 50 centimeter from the point P when 16 ohm resistance is connected in parallel to R2. The value of the resistance R1 and R2 R1 और R2 का वैल्यू कितना होगा? तो बैलेंस कंडीशन में बच्चा पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना बता दिया था? 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। तो नल कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बोलो? लेफ्ट हैंड साइड में जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको उसके नीचे वाले लेंथ से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड में जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको उसके नीचे वाले लेंथ से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को मिलेगा R1 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से R1 या R2 कोई एक वैल्यू निकाल लो, तो R1 का वैल्यू कितना होगा? 40, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो जा रहा है, तो 2/3 होगा, है ना, 2/3 R2 ये मिला। अब सेकेंड टाइम जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, 16 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू R2, मतलब R2 को सेंटेड कर दिया हम लोग, R2 के साथ 16 ओम रेजिस्टेंस जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए तो ये हो गया कितना? 50 सेंटीमीटर। बैलेंस लेंथ कितना हो गया? नल पॉइंट चेंज टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या हुआ? R1/50 होगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट बाय सम डिवाइडेड बाय 50, तो 50 और 50 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? ये और ये इक्वल हो जाएगा, है ना। तो सेकंड केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ R1/50 और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम 16 R2/16 प्लस R2, इसके नीचे भी 50 लिखो, दोनों तरफ से 50 तो कट जाएगा। 50 सेंटीमीटर में आने का मतलब क्या हुआ? दोनों लेंथ इक्वल हो गया ना, ऊपर का दोनों रेजिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस को हम लोग इक्वल कर दिए। अब यहाँ से R1 का वैल्यू पता है, यहाँ पर पुट कर दो, 2/3 R2 एंड दिस इज 16 R2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस R2, तो ये R2 ये R2 कैंसिल, 2 से कट करो, यहाँ पर 8 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स 3 R2 सॉरी 3 8 जा यहाँ चला आया, यहाँ पर 3 × 8 24 R2 होगा, है ना।
R2 तो कैंसिल हो गया, R2 का वैल्यू कैंसिल हो गया, R2 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 8 24 होगा, और ये यहाँ चला है, तो 16 प्लस R2 इक्वल टू 24 होगा, तो R2 का वैल्यू हो गया 24 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 8 ओम। तो R2 अगर 8 ओम हो जाएगा, R2 का वैल्यू यहाँ पर 8 पुट करो, 8 हो जाए 16, 16 बाई 3 ओम R1 का वैल्यू होगा, तो R2 हो गया 8, R1 का वैल्यू हो गया 16 बाई 3, R2 8, R1 का वैल्यू 16 बाई 3, so this is your correct answer। ठीक है, ओके। ये सारा क्वेश्चन का बच्चा बनाने का जो तरीका है वो अच्छे से समझ करके रखो, सो दैट हो सकता है एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन दे दे, या फिर डेटा चेंज करके इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो कि कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को दे सकता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक पावर लाइन having total resistance of 2 ohm delivers 1 kilowatt of power of 250 volt। तो 250 वोल्ट वोल्टेज दे रहा है और पावर अगर इतना सप्लाई कर रहा है, मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर पावर सप्लाई कर रहा है, यहाँ जो पावर सप्लाई कर रहा है, कितना पावर सप्लाई कर रहा है, 1 किलोवाट 250 वोल्ट। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, तो वही करंट यहाँ पर पहुंचा ना, ये करंट जब यहाँ पर पहुंचा तो करंट का वैल्यू कितना होगा, P इक्वल टू I इंटू वी होता है, P इक्वल टू कितना होगा, I इंटू वी होता है, तो I इक्वल टू कितना होगा, P बाई वी होगा, तो P यहाँ किलोवाट से वाट में कन्वर्ट कर दो, 1000 हो गया, और V का वैल्यू हो गया 250, तो ये बना 4 एम्पियर। तो ये ट्रांसमिशन रेजिस्टेंस जो है, जिसमें से हम लोग का पावर सप्लाई हो रहा है, जिस रेजिस्टेंस के जिस वायर के जरिए से, उसमें से करंट जा रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ डिलीवर कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मिल रहा है वो हम लोग का आउटपुट है ना, तो यहां से जो डिलीवर हो रहा है, यहां से डिलीवर हो रहा है, तो यहां पर बनेगा तुम्हारा इनपुट। तो तुमसे क्या पूछा है, द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना होगा, ट्रांसमिशन लाइन का परसेंटेज एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बच्चा आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100%। तो आउटपुट पावर जो तुमको मिला 1 किलोवाट, तो इनपुट पावर यहाँ पर कितना होगा, जब इस वायर के जरिए से, इस वायर के थ्रू से वो करंट डिलीवर करता है यहाँ पर, तो इस वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ पावर यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा। तो पावर लॉस्ट कितना हुआ बताओ, पावर लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की वजह से पावर लॉस कितना हुआ, I स्क्वायर R। तो I ये बना I स्क्वायर, और वायर का रेजिस्टेंस मान लो R हो गया, तो I और वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, तो 2 ओम यहाँ पर पुट कर दो, I का वैल्यू 4 आया, 4 का स्क्वायर 6 इंटू 2, ये बना 32 वाट। ठीक है, तो इतना पावर जो है वो थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइन लॉस्ट हो रहा है। तो इनपुट जो था, आउटपुट यहां दिया, उसमें इसको ऐड करो, तो इनपुट यहां सप्लाई किया था इतना, तो इनपुट पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 1 किलोवाट 1000 प्लस 32, तो इट बिकम्स 1032 वाट। ठीक है, तो एफिशिएंसी बना तुम्हारा आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100%। तो आउटपुट हो गया तुम्हारा यहाँ पर 1000 और इनपुट हो गया तुम्हारा 1032 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, इसका कैलकुलेशन करके देखो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 96.9%। इसको कैलकुलेट करके देखो, यहाँ से अगर कट करेंगे हम लोग, 4 से कट हो जाएगा, या फिर 8 से भी कट हो जाएगा, कट करो, कट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, देखो 96.9% आ जाएगा, 96.9%। तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, 96.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, figure shows the circuit that contains 3 resistance 9 ohm each and 2 inductors 4 millihenry each. The reading of ammeter at the moment switch K is turn on, switch K is turn on, जैसे इसको टर्न ऑन करेंगे हम लोग, जस्ट टर्न ऑन किए, मतलब T का वैल्यू 0, T का वैल्यू हम लोग 0 जब कंसीडर करते हैं, तो याद रखना अगर यहाँ पर कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, उस वक्त वेरी हाई करंट फ्लो करता है, वेरी लार्ज करंट फ्लो करता है कैपेसिटर को चार्जिंग करने के लिए। लेकिन जब इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टर का हम लोग सर्किट को ओपन कर देते, उसका ब्रांच को ओपन कर दो, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 जैसे ही इसको हम लोग ओपन कर देंगे, इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर भी इसको ओपन कर दो, इस ब्रांच से करंट नहीं आएगा, तो फिर सर्किट में बचा हुआ करंट सिर्फ 9 ओम, तो करंट यहाँ से जाकर के ये आएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ये आएगा, ये करंट फ्लो करेगा, तो अमीटर से जो करंट जा रहा है वो करंट कितना हो जाएगा बताओ, 9/9 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो योर करेक्ट आंसर विल बी करंट थ्रू द अमीटर, रीडिंग ऑफ द अमीटर विल बी 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a cylindrical conductor of length 2 meter
and area of cross section 0.2 millimeter square carries an electric current of 1.6 ampere when its ends are connected to a 2 volt battery. Mobility of the electron in the conductor is this one. तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से बच्चा देखो, जब करंट जा रहा है तो उस वक्त करंट का साथ फॉर्मूला क्या होता है? एन ई ए वी डी, ठीक है। अब मोबिलिटी को अगर हम लोग म्यू कंसीडर करते हैं तो म्यू के साथ मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? वी डी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिस वेलोसिटी के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो मोबिलिटी अगर वी डी बाई ई हो जाएगा, अब ई के साथ ये अगर हम लोग कंडक्टर कंसीडर करते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हम लोग, वी लेंथ एल था, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में और वी में क्या रिलेशन होता है? ई इक्वल टू वी बाई एल। तो यहाँ पर ई के जगह में लिख सकते हैं हम लोग वी पोटेंशियल डिफरेंस बाई एल ऊपर चला गया, तो यहाँ पर होगा एल इंटू वी डी, है ना। तो यहाँ से तुम वी डी का वैल्यू निकाल लो, बिकॉज वी डी इज नॉट नोन टू अस, म्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई एल। ये वी डी की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया एन ई ए और ये बना तुम्हारा म्यू इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से म्यू हो गया तुम्हारा मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा आई इंटू एल डिवाइडेड बाई आई इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई ए इंटू वी। अब यहाँ सारा वैल्यूज पुट कर दो, देखो सब वैल्यूज दिया हुआ तुम्हारा। करंट कितना दिया हुआ तुम्हारा? A cylindrical conductor of length 2 meter and area of cross section इतना carries an electric current of 1.6 ampere. करंट हो गया तुम्हारा 1.6 ampere into L. L हो गया तुम्हारा कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो लेंथ का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2 मीटर। N हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर दे दिया कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10 टू द पावर 28, तो ये बना 5 इंटू 10 टू द पावर 28 into E. E is the charge of one electron which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by A. A एरिया दिया हुआ, एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको चेंज करो, 0.2 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, ठीक है। इनटू V पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हम लोग? 2 वोल्ट, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 2 वोल्ट, तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, ये 1.6 के साथ ये 1.6 कैंसिल हो गया। अगर इसका एक पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो पॉइंट के लिए ऊपर में 10 चला जाएगा, तो ये 2 और ये 5 कितना होगा, या फिर 5 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, है ना। 5 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच रहा है देखो, -19 -6 तो -25, ये कैंसिल करो तो यहाँ पर आएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर ऊपर लेकर के जाओ तो ये बना 10 टू द पावर -3, ठीक है। मोबिलिटी का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, यही वैल्यू आ रहा है बच्चा। -6 -19 कितना हो गया? -25, यहाँ पर 10 टू द पावर 28 है, तो 28 -25 10 टू द पावर 3 रहेगा, ऊपर 10 टू द पावर -3 इंटू कितना यहाँ पर 1, है ना। तो अल्फा इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया, तो यहाँ पर अल्फा इंटू 10 टू द पावर -3, तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बच्चा तुम्हारा प्रोसेस है जिससे हम लोग म्यू का वैल्यू, म्यू के साथ ये रिलेशन याद रखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, याद रखना। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्वेश्चन रिलेशन दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ से याद रखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समटाइम्स कभी कभी तुमको मोबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दो, या फिर मोबिलिटी दिया हुआ रहेगा या मोबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर दो। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन देता है, तो ये रिलेशन याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लैम्डा ओम पर मीटर इज बेंट into a circle of radius small r and another piece of wire with length 2r is connected between points A and B, A, O, B as shown in the figure. The equivalent resistance between the points A and B. तो ये बना बच्चा एक वायर और ये एक अनदर वायर है जिसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके रखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में, इसका लेंथ लेकिन r प्लस r 2r है, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है ये 1/4 ऑफ द सर्किल हो गया ना, 1/4 ऑफ द सर्किल का लेंथ कितना होगा? रेडियस r, सरकमफ्रेंस 2 पाई r, ये उसका 1/4 होगा, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r बाई 4, पाई r स्क्वायर बाई पाई r बाई 2 होगा, 2 पाई r का 1/4 लिखेंगे, पाई r बाई 2 होगा, तो ये पाई r बाई 2 अगर होगा तो ये वाला कितना हो गया बोलो? 3/4 हो गया ना, तो 3/4 अगर होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई 3 पाई r बाई 2,
अब लेंथ के साथ रेजिस्टेंस दिया हुआ लैम्डा ओम पर मीटर, एक एक मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो इतना रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, इनटू लैम्डा, मल्टीप्लाई करो, इसको भी इनटू लैम्डा मल्टीप्लाई करो, और बीच वाला पार्ट का जो रेजिस्टेंस है आर प्लस आर सीरीज में, ये लेंथ हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इंटू लैम्डा, मतलब ये आर लैम्डा हो गया, ये भी आर लैम्डा, 2 आर लैम्डा हो गया। अब ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। 1 by R1 की जगह में क्या लिखेंगे, पाई आर लैम्डा बाई 2 पर चला जाएगा, बीच वाला कितना है बताओ, 2 आर लैम्डा, 2 आर लैम्डा, यहां 1 रहेगा, और थर्ड वन हो गया तुम्हारा कितना, 3 पाई आर लैम्डा, 3 पाई आर लैम्डा बाई 2 पर चला गया, ठीक है। तो यहां से एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 होगा, 6 पाई आर लैम्डा होगा, तो यहाँ तो देखो पाई आर लैम्डा है, पाई आर लैम्डा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 होगा, यहाँ पर 2 आर लैम्डा है, 2 आर लैम्डा, तो 3 पाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 पाई रहेगा, यहाँ 3 पाई आर लैम्डा है, 3 पाई आर लैम्डा, 2 बचा तो 2 पर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ऊपर बना तुम्हारा कितना बताओ, 16 प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई 16 पाई आर लैम्डा, तो ये तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट हुआ, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, इसको उलट दो, इट बिकम 16 पाई आर लैम्डा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 3 पाई या 3 पाई प्लस 16, ठीक है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया दिस वन, ये हो गया थर्ड ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 resistors of 100 ohm each are connected in series with a 9 volt battery, with a 9 volt battery, ठीक है। 2 resistors 100 ohm each are connected in series with a 9 volt battery. A voltmeter of 400 ohm resistance is connected to measure the potential voltage drop across one of the resistor, किसी एक के साथ, ये दोनों रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम है, दोनों रेजिस्टेंस 100 ओम 100 ओम है, आइडेंटिकल, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब किसी एक के साथ एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो जिसका रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम, तो अब वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा, बैटरी है तुम्हारा कितना 9 वोल्ट, तो सिंपल अगर लॉजिक यूज करोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी वोल्टेज रहता है वो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर लोग क्या डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ रेजिस्टेंस है तुम्हारा 100 और यहाँ इन दोनों को मर्ज करके एक बना लो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम, तो ये प्रोडक्ट बाई सम कितना लिखेंगे बताओ, 100 इंटू 400 डिवाइडेड बाई सम 500 है ना, तो ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 5 से कट करो तो यहाँ 80 ओम हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर 100, यहाँ पर हो गया 80, तो ये जो 9 वोल्ट है वो डिवाइड होगा इन दोनों में किस रेशियो में बोलो, 100:80, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर लो रेजिस्टेंस वोल्टेज 9 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा 100:80, दैट मींस 5:4, तो हमको क्या निकालना है, ये वाला वोल्टेज निकालना है ना, ये वाला वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ये V1 मानो, ये V2 मानो, तो V2 का वैल्यू जो होगा यहाँ से V2 का वैल्यू, ये तो V1 और V2 का रेशियो निकला ना, तो V2 का वैल्यू जो होगा वो 4 डिवाइडेड बाई 9 सम ऑफ द रेशियो इनटू 9, टोटल वोल्टेज 9 था जो डिवाइड होगा, तो 9 और 9 कैंसिल हो गया, 4 वोल्ट होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा 4 वोल्ट होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप इसका भी होगा, वही होगा वोल्टमीटर का रीडिंग, तो योर करेक्ट आंसर बिकम्स 4 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये फिर से तुम्हारा मीटर ब्रिज का क्वेश्चन दे दिया हुआ है। 2 resistors 2 ohm and 3 ohm are connected in gaps of bridge as shown in the figure. The null point is obtained with a contact of jockey at some point on the wire XY. When an unknown resistance is connected in parallel with 3 ohm, इसके साथ अगर unknown resistance connect कर देंगे, the null point is shifted by 22.5 centimeter towards Y की तरफ, यहाँ चला तो बैलेंस लेंथ जो है बढ़ जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रेजिस्टर कितना होगा, तो पहले ये निकालो कि पहले बैलेंस लेंथ तुम्हारा कितना था, ये L था, तो ये हो गया तुम्हारा 100 माइनस L, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 2/L इनिशियली 3/100 माइनस L, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3L हो गया, यहां से बना 200 माइनस 2L, 2L को यहां लाओ, 5L इक्वल टू 200, तो L का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना बताओ, 40 सेंटीमीटर, L का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर, मतलब पहले ये बैलेंस लेंथ जो था वो 40 सेंटीमीटर था। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दो कैपिटल R, तो फिर ये बैलेंस लेंथ Y की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ 22.5, तो अभी जो बैलेंस लेंथ होगा वो 40 प्लस 22.5 होगा, ठीक है।
ये इनिशियल कंडीशन है। इन सेकेंड केस, इन सेकेंड कंडीशन, अब ये रेजिस्टेंस तो अभी 2 है, तो यहां पर 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई इसके नीचे वाला लेंथ अभी कितना हो गया बताओ, 40 प्लस इतना बढ़ गया ना, ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 40 प्लस 22.5 विच इज 62.5 इक्वल टू, इस साइड में कितना हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट बाई सम, प्रोडक्ट बाई सम मतलब 3 रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर, है ना। यहां नीचे में लेंथ कितना रहेगा, ये लेंथ देखो, ये अगर 62.5 होगा तो यहां वाला लेंथ कितना बचेगा, 100 माइनस 62.5, तो 100 से 62.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इट बिकम्स इक्वल टू 37.5, है ना। तब इसको हम लोग कट करेंगे, कितना आता है वैल्यू देखो, इसको कट करो कितना आता है, ये इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3r डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर इक्वल टू, यहां अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 37.5 इंटू दिस वन, तो ये 75 हो जाता है ना, 75 डिवाइडेड बाई 62.5, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, ये 25 से हम लोग कट कर सकते हैं, 25 से कट करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, यहाँ 25 से कट करेंगे तो यहाँ 30 आएगा, फिर 5 से कट करो, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15r हो गया, यहाँ हो गया 6 से 18 प्लस 6r होगा, तो 6r को यहाँ लेकर के आएंगे हम लोग, तो 15 माइनस 6 हो गया 9r, 9r का वैल्यू हो गया तुम्हारा 18, तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2 ओम, ठीक है, r का वैल्यू होगा 2 ओम, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो, ये जो क्वेश्चन देखोगे बहुत बार बार रिपीट हो रहा है, जो इस साल तुम लोग को जेईई मेन में आया है, वो उस तरह का क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, कोई ठीक नहीं उस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को फिर से रीनेट में दे सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो और उस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ, रीडिंग ऑफ अमीटर इन स्टेडी स्टेट द फॉलोइंग सर्किट अज्यूमिंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर। देखो यहाँ पर फिर कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन देख रहे हो कितने बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, कोई ठीक नहीं है तुम लोगों का रीनीट में वापस से कैपेसिटर एंड आर और सी का डीसी सर्किट में क्वेश्चन मिला करके करंट इलेक्ट्रिसिटी का दे सकता है। तो स्टेडी स्टेट में बच्चा बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड है उस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको इमेजिन करो कि नहीं है, इस ब्रांच में करंट नहीं जाता, उस ब्रांच को हम लोग कंसीडर करते हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको हटा करके सोचो, अब ये 8 और ये 8 कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया बताओ, दिस टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका वैल्यू हो गया 4, उस 4 के साथ ये 4 कनेक्टेड है किसमें, ये 4 सीरीज में, ये हो गया 8, अब ये नहीं है, ये वाला ब्रांच को हटा दो, तो वो पूरा 8 रेजिस्टेंस जो है इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो 8 और ये 8 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, दैट बिकम्स इक्वल टू 4, 8 और 8 पैरेलल में कितना होगा 4, अब वो 4 जाकर के इसके साथ जुड़ा है ना, ये 4 प्लस 1 5, तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया कितना 5, तो यहां से जो करंट निकल रहा है वो करंट कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है रीडिंग ऑफ द अमीटर, अमीटर बच्चा यहाँ पर कनेक्टेड है, ये वाला नहीं है अभी, है ये इमेजिन करो नहीं है, तो ये करंट यहाँ से आकर के ये जा रहा है, मतलब इस ब्रांच में जो करंट आएगा वो यहाँ आकर के डिवाइड होगा, फिर वो दोनों मिल करके इसमें जाएगा, तो इसका करंट इसके करंट के बराबर है, तो हमको अल्टीमेटली इसका करंट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे सोचो, ये 2 एम्पियर करंट यहां पर आया, आने के बाद दो ब्रांच में डिवाइड होगा, एक इधर और एक इधर, करंट डिवाइडर लो यूज करो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस दिया हुआ 8 और ये पूरा ब्रांच का रेजिस्टेंस हम लोग अभी निकालें, कितना आया था बोलो, 8 8 पैरेलल में 4 प्लस 4 8, तो यहां भी 8 यहां भी 8, इसका मतलब करंट इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, 2 एम्पियर करंट आया, यहां गया 1 एम्पियर, यहां भी गया 1 एम्पियर, तो यही 1 एम्पियर करंट घूम करके अमीटर से जाएगा, तो अमीटर का जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा, ठीक है, the current through the ammeter becomes equal to 1 ampere, your correct answer is this one। क्लियर बच्चा, क्वेश्चन देखने से तुम लोग को होता है कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करके रखोगे तो डायग्राम से ही तुम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, आगे कोई कैलकुलेशन करने का तुमको जरूरत ही नहीं, वहीं से सारा आंसर निकल आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, a moving coil galvanometer of resistance 100 ohm shows a full scale deflection for a current of 1 milliampere. The value of resistance required to convert this galvanometer into an ammeter showing full scale deflection for a current of 5 milliampere. करंट कैपेसिटी बच्चा बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, शंट यूज करना पड़ेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताओ, ये गैल्वेनोमीटर ये शंट कितना करंट रीड करना चाहता है,
पहले कैपेसिटी था 1 मिली एम्पेयर, अभी करंट रीड करना चाहता अप टू 5 मिली एम्पेयर, है ना। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो तो पहले जो कैपेसिटी था उतना ही जाएगा 1 मिली एम्पेयर। यहाँ करंट हम लोग सेंड करें कितना 5 मिली एम्पेयर विच इज आई। तो ये करंट जाने के बाद यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 मिली एम्पेयर, बाकी करंट यहाँ से चला जा रहा है। ये इस मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी अगर हम लोग बढ़ाना चाहें तो जो करंट ज्यादा करंट सेंड करेंगे तो इसका तो कैपेसिटी 1 मिली एम्पेयर, उससे ज्यादा करंट तो इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें से इससे ज्यादा करंट जाने ही से क्या होगा, इट विल गेट डैमेज, इट विल गेट बर्न। तो हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं सो दैट यहाँ से करंट सिर्फ 1 मिली एम्पेयर ही जाए, उसका एक्सेस जो करंट रहेगा वो इस पैरेलल ब्रांच से चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट। तो यहाँ पर एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि करंट यहाँ डिवाइड होगा इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, इस तरह से डिवाइड होगा कि यहाँ करंट सिर्फ 1 मिली एम्पेयर है और बाकी जितना एक्सेस करंट है इसमें 1 के बाद जितना ज्यादा है वो सारा करंट यहाँ से जाएगा। यहाँ पर देखो 5 मिली एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर, तो बचा कितना 4 मिली एम्पेयर, तो 4 मिली एम्पेयर करंट यहाँ से चला जाएगा, है ना। तो अब ये और ये दोनों चीजों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना, करंट इनटू रेजिस्टेंस। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे कितना हम लोग 1 इंटू 100, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ 4 इंटू एस। एस का वैल्यू हमको निकालने बोल दिया था, है ना। और यहाँ देखो ये मिली एम्पेयर में लिखे, चेंज नहीं किए, क्यों, क्योंकि ये भी मिली एम्पेयर में, मिली एम्पेयर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 से कट कर दो, यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो एस का वैल्यू आ गया तुम्हारा 25 ओम। तो 25 ओम रेजिस्टेंस तुमको एज अ शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ेगा सो दैट यू कैन इंक्रीज द करंट कैपेसिटी फ्रॉम 1 मिली एम्पेयर टू 5 मिली एम्पेयर। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 25 ओम। क्लियर बच्चा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, in a meter bridge experiment to determine the value of the unknown resistance, first the resistances 2 ohm and 3 ohm are connected in the left and the right gaps of the bridge and the null point is obtained at a distance L centimeter from the left end. Now when an unknown resistance X ohm is connected in parallel to the 3 ohm resistance, the null point is shifted by 10 centimeter to the right of the wire, the value of the unknown resistance। सेम क्वेश्चन बच्चा अभी किए, इसी तरह से तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, डेटा सिर्फ चेंज करके तुम लोगों को वापस से क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो तुम लोग एक बार खुद से इसको ट्राई करके देख लो कितना आंसर आता है, पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर तुम लोग वीडियो को आगे बढ़ा करके देखना कि इसका आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, लेफ्ट हैंड गैप में कितना रेजिस्टेंस है बताओ 2, तो लेफ्ट हैंड गैप में 2 हो गया, बैलेंस लेंथ उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड से बैलेंस लेंथ कंसीडर करते हैं, वो हो गया एल। राइट हैंड साइड में रेजिस्टेंस कितना दिया था 3, तो उसका नीचे लेंथ कितना होगा 100 माइनस एल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3L इक्वल टू 200 माइनस 2L, 2L को यहाँ लाओ तो ये हो गया 5L इक्वल टू 200, तो L का वैल्यू हो गया तुम्हारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि अब ये बैलेंस पॉइंट जैसे ही हम लोग 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ x ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए तो नल पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द वायर चला गया। तो पहले नल पॉइंट कितना डिस्टेंस में था 40, अभी कितना चला गया 10 और राइट में तो 50 सेंटीमीटर हो गया ना। तो अगर 50 सेंटीमीटर में चला जाता है तो वो क्या एकदम मिडिल पॉइंट पर जाने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रेजिस्टेंस लेंथ 50, राइट साइड में लेंथ 50, दोनों लेंथ सेम हो गया तो दोनों का ऊपर का रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, है ना। तो दोनों का ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, लेफ्ट गैप में अभी भी 2 है बट राइट गैप में 3 के साथ x पैरेलल में आ गया तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 3x by 3 plus x, 3x by 3 plus x, क्योंकि अब राइट हैंड साइड में क्या किया हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस ये था, राइट हैंड साइड में रेजिस्टेंस ये था तुम्हारा मीटर ब्रिज वायर, ये था तुम्हारा बैलेंस, ये हो गया जॉकी, ठीक है। तो ये पहले 40 सेंटीमीटर था, यहाँ 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम। जैसे हम लोग इसके साथ एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट किए हैं तो ये जॉकी इस तरफ चला है, मतलब यहाँ पर हो गया 50 सेंटीमीटर, ये भी हो गया कितना 50 सेंटीमीटर। तो अब बैलेंस कंडीशन में क्या लिखेंगे 2/50 और यहाँ पर इन दोनों को प्रोडक्ट बाई सम बाई 50, 50 और 50 तो कट जाएगा, मतलब 2 इक्वल टू ये रेजिस्टेंस हो गया, इनका रेजिस्टेंस ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x का वैल्यू हो गया 6 प्लस 2x, 2x को यहाँ लाओ, x का वैल्यू हो गया 6 ओम। तो जो रेजिस्टेंस तुमको कनेक्ट करना है इन पैरेलल उसका वैल्यू कितना हो गया बताओ 6 ओम, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ जा रहा है, इस साल बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे। पता नहीं कोई नहीं बोल सकता क्वेश्चन क्या आएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है तो उस तरह का टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों का जो ऑलरेडी नीट का 2026 का क्वेश्चन पेपर जो कैंसिल हो गया वहां पर जो नहीं दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, तो री नीट में वैसे टाइप का क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चा,
ये पोटेंशियोमीटर हो गया। In the potentiometer, when the cell in the secondary circuit is shunted with 4 ohm resistance, the balance is obtained at the length of 120 centimeter of the wire. Now, when the same cell is shunted with a 12 ohm resistance, the balance is shifted to a length of 180 centimeter. The internal resistance of the cell कितना होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए बच्चे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये पोटेंशियोमीटर तो तुम लोगों का पहले तो नीट में है नहीं, जेई मेन में है, फिर भी ये क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि अगर कोई बैटरी को अगर हम लोग सेकेंडरी सेल मान लो यहाँ पर है, ये सेकेंडरी, ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो गया तुम्हारा मेन सर्किट, ये मेन सर्किट, यहाँ पर ये सेकेंडरी सर्किट है जिसमें हम लोग एक गैल्वेनोमीटर के साथ ला करके इसको कनेक्ट करके रखें। ये हो गया तुम्हारा जॉकी, दिस इज द 2 पॉइंट्स, ये हो गया बैलेंस लेंथ, ये हो गया तुम्हारा अननोन ईएमएफ, ये हो गया नोन ईएमएफ, ठीक है, ये हो गया नॉन ईएमएफ, यहाँ रेजिस्टेंस मान लो R1, ये अननोन ईएमएफ रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r। तो जब हम लोग इसको कनेक्ट किए तो बैलेंस लेंथ था तुम्हारा L। अब जैसे ही हम लोग इसको एक शंटेड करेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाके कनेक्ट करेंगे, तो ये बैलेंस लेंथ का वैल्यू कम हो जाता है। तो फिर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर बोलेगा तो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, स्मॉल r इक्वल टू पहले वाला बैलेंस लेंथ L और अभी कम होकर के कितना हो गया L1, तो L बाई L1 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, कैपिटल R जो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये कैपिटल R, ठीक है। तो पहला केस में क्या बोल दिया है, जब कैपिटल R का वैल्यू था 4 ओम तब तुम्हारा बैलेंस लेंथ 120 सेंटीमीटर, और जब ये 12 हो गया तब बैलेंस लेंथ कितना हो गया तुम्हारा 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको स्मॉल r का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो कैपिटल R का वैल्यू जब 4 लिखेंगे तो बैलेंस लेंथ क्या होगा तुम्हारा, L पहले था, अभी का बैलेंस लेंथ L1 हो गया, तो L1 का वैल्यू हो गया 120। जैसे ही कैपिटल R का वैल्यू हम लोग 12 लिखेंगे तब L1 का वैल्यू कितना आ गया 180। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू पुट करने से कैलकुलेट करके L निकाल सकते हैं। जब L का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग स्मॉल r निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले तो स्मॉल r का यही फॉर्मूला है, दोनों कंडीशन के लिए स्मॉल r को इक्वेट करो। हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाई लेंथ कितना था 120 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, कैपिटल R का वैल्यू कितना बोला 4 ओम। बाद में सेकंड कंडीशन में स्मॉल r का फिर से फॉर्मूला लिखो, अभी बैलेंस लेंथ कितना हो गया L डिवाइडेड बाई 180 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, अभी कैपिटल R का वैल्यू हो गया तुम्हारा 12, ठीक है। तो ये 4 से कट करो, यहाँ पर 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो L बाई 120 माइनस 1, यहाँ हो गया 3L बाई 180 माइनस 3, 3 से कट करो, यहाँ 60 हो जाएगा, माइनस 3 वहां लेकर के जाओ, इसको इस साइड में लाओ, तो L बाई 60 माइनस L बाई 120 इक्वल टू 2 होगा। यहाँ से 120 एलसीएम लो, तो यहाँ 2L माइनस L, 2L माइनस L का मतलब L रहा, यहाँ 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, 120 एलसीएम लिया ना, तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर। ये बना तुम्हारा L बैलेंस लेंथ उस वक्त जब हम लोग इसके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको जब हम लोग शंटेड नहीं करते, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, उस वक्त तुम्हारा बैलेंस लेंथ पता चल गया। तो अब इसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं हम लोग स्मॉल r का वैल्यू निकालने के लिए। तो L का वैल्यू तुम्हारा तो यही होगा 240। अब इन दो कंडीशन में तो कोई एक कंडीशन यूज कर लो, पहले वाला कंडीशन अगर हम लोग यूज करेंगे तो L तुम्हारा पहले वाले कंडीशन में कितना था 120 माइनस 1 इंटू उस वक्त रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, तो यहाँ पर 4 लिखो। बाद वाला कंडीशन में यूज करके बना सकते हैं, 240 तो लेंथ वही रहेगा, अगर L1 का वैल्यू तुम लोग 180 लेते तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना लेते हम लोग 12 ओम, आंसर दोनों तो एक ही आएगा। यहाँ से अगर हम लोग कट करेंगे, ये कट किए 2 हो गया, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 4 मतलब 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 ओम, तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस इज 4 ओम। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी फिर वैसे ही डायोड दे दिया हुआ है, तो डायोड अगर सर्किट में दिया हुआ रहेगा, आइडियल डायोड अगर बोल दिया, आइडियल बोला है यहाँ पर, assuming in forward bias condition there is a voltage drop of 0.7 volt across the silicon diode, the current through the diode D1 in the circuit in milliampere is, assume all the diodes in the given circuit are identical, सब identical diode है बच्चा, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस 0 दे दिया हुआ है, लेकिन अगर जो वोल्टेज जो डायोड कंडक्ट करेगा उस डायोड को एक्चुअली हम लोग जब कंडक्ट करता है तो उस डायोड को एक्चुअली हम लोग एक बैटरी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अगर कंडक्ट करता है तो जिसका पी टाइप को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो, जब ये आकर के पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड होगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये कंडक्ट करेगा, और ये देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, फिर तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो जब कंडक्ट करेगा, जो जो कंडक्ट कर रहा है तो वहां पर इस
डायोड को अगर उसका वोल्टेज दिया हुआ रहता है, कभी भी देखोगे अगर वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस में अगर कोई वोल्टेज यहाँ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये एक्चुअली तुम्हारा जो वोल्टेज होता है वो जिस वोल्टेज पर डायोड कंडक्ट करना शुरू करता है, जहां से उसमें से करंट जाना शुरू करता है, तो वो वोल्टेज अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो जैसे एक बार ये कंडक्ट करना शुरू कर जाएगा उसके बाद ये वोल्टेज चेंज नहीं होता, इस वोल्टेज बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे हम लोग, ये पॉजिटिव पी टाइप हो गया, नेगेटिव यहाँ पर हो गया, ये हो गया 0.7 वोल्ट। यहाँ पर भी एक बैटरी लगा देंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये हो गया 0.7 वोल्ट। तो ये 0.7 और 0.7 दो आइडेंटिकल सेल आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उन दोनों का इफेक्टिव वोल्टेज जो होगा वो 0.7 होगा। और यहाँ से देखो पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये इसके साथ रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इन दोनों का मिल करके जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा अभी, मतलब सेल और डायोड का, इन दोनों का मिल करके जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ 0.3, तो 0.3 से डिवाइड कर दो, ये किलो ओम है, अगर किलो ओम चेंज नहीं करेंगे तो करंट जो जा रहा है यहाँ से, जो करंट जा रहा है ये करंट जो होगा वो करंट किस में आएगा बोलो, मिली एम्पियर में आएगा, ठीक है। अगर इसको चेंज नहीं करोगे, किलो ओम को छोड़ दिए यहाँ पर, अगर किलो ओम को चेंज होते 1000 होता, 1000 को ऊपर लेकर के जाएंगे 10 पर -3 एम्पियर, 10 पर -3 एम्पियर को मिली एम्पियर लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब ये वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 12 माइनस 0.7 विच इज इक्वल टू 11.3 डिवाइडेड बाई 0.3, तो पॉइंट यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा कितना, 3 3 जार 9, है ना। तो ये हो गया 2 23, 3 7 जार 21, फिर 2 बचा, तो ऑलमोस्ट 37.7 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 37.7 बोल सकते हो, इतना मिली एम्पियर आएगा। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बोलो, तुमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या सिलिकॉन डायोड द करंट थ्रू द डायोड D1 से करंट कितना जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है, ये दो सेल आइडेंटिकल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, करंट थ्रू D1 जो होगा, ये करंट इक्वली डिवाइड हुआ दो पार्ट में, जिसको 2 से डिवाइड कर दो, करंट थ्रू D1 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ, ये हो गया 18.8 मिली एम्पियर, 18.85 आ रहा है, यहाँ पर 18.8 दिया हुआ है, तो 18.8 हो गया ये वाला, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। For two cells having same EMF E and internal resistance small r, the current passing through the external resistance 6 ohm is same when both the cells are connected either in parallel combination or in series combination। पैरेलल में कनेक्ट करो तो भी करंट सेम होगा, सीरीज में कनेक्ट करो तो भी करंट सेम होगा, तो फिर हम लोगों का वैल्यू ऑफ स्मॉल आर कितना होगा। तो 6 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया बच्चा, अगर दोनों सेल सीरीज में होता है तो करंट कितना होगा, इन सीरीज करंट कितना होगा, करंट का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा E प्लस E 2E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, है ना, ये सीरीज के लिए हो गया। और अगर उन दोनों को पैरेलल, दोनों सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल सेल लेगा तो इफेक्टिव EMF कितना होगा, किसी एक सेल के बराबर हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, पैरेलल में रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस वन, ठीक है। तो ये दोनों करंट का वैल्यू सेम दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 2E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का वैल्यू देखो यहाँ पर दे दिया हुआ है 6 ओम, यहाँ 6 लिख सकते हो तुम लोग, डायरेक्ट लिख दो 6 का वैल्यू 6 प्लस 2R, और इसको एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2E R का वैल्यू 6 लिखो, 2 एलसीएम में तो 2R होगा ना, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 प्लस स्मॉल r, तो ये और ये कैंसिल हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 प्लस 2R इक्वल टू 12 प्लस R, R को यहाँ लाओ 6 को यहाँ ले आओ, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा 6 ओम हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू 6 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B in the following circuit is x/5, the value of x, A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, ये A है ये B है, A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले, यहाँ पर 6 यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 यहाँ पर 6, बीच में एक रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्री है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे, ये स्पेशल सिमेट्री है बच्चा, A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर तुम्हारा यहाँ पर R है और ये रेजिस्टेंस NR हो गया, सिमिलरली यहाँ पर NR होगा, ये हो गया R और ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, N का वैल्यू कुछ भी हो, एनी नंबर हो सकता है, तो ये रेजिस्टेंस का सिमेट्री देखो यहाँ पर है और इसका सिमेट्री यहाँ पर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो A और B पॉइंट के बीच में हम लोग डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, 3n + 1 बाई n + 3 इंटू कैपिटल R,
कैपिटल आर ये वाला रेजिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो एन का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा यहाँ पर पुट कर दो। सिमिलरली यहाँ देखो कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर इज दिस वन 3, तो 3 यहाँ पर है ना, तो ये वाला एन आर होगा। एन आर का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 6 होता है, तो एन का वैल्यू 2 हो गया। एन का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दो। एन का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग 2 पुट करते हैं, एन इक्वल टू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ऊपर 7 आया, यहाँ 2 प्लस 3 5 5 आया, और आर यहाँ पर कितना दिया हुआ था 3, यहाँ पर 3 पुट कर दो, तो ये हो गया 21/5 ओम। 21/5 का मतलब हो गया एक्स का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर 21 हो जाएगा, एक्स बिकम्स इक्वल टू 21। ठीक है बच्चा, या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, ये फॉर्मूला अगर यूज करके बनाओगे तुमको ये क्वेश्चन देखो 5-10 सेकंड के अंदर बन जाएगा, या फिर तुम लोग फिर इसको बनाने के लिए किरचॉफ यूज करना पड़ेगा। किरचॉफ अगर यूज करोगे तो बहुत लेंथी मेथड चला जाएगा, बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत टाइम तुम लोगों का वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यूज करो, ये ध्यान रखना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, Wheatstone bridge is initially at room temperature and all arms of the bridge have same value of resistance। सबका वैल्यू सेम दिया हुआ, मतलब सब R मान लेते हैं हम लोग, R1 R2 R3 R4 सब R दिया हुआ है। ठीक है, when R3 resistance is heated, R3 बच्चा ये वाला resistance है, when R3 resistance is heated to some temperature its resistance value has gone up by 10%। हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना होगा, तो यहाँ दो कंडीशन सोचो, एक बिफोर हीटिंग एक आफ्टर हीटिंग। तो बिफोर हीटिंग अगर हम लोग बोलेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू सेम है ना, तो सबका वैल्यू अगर सेम होगा, इस पॉइंट को हम लोग x मान लेते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, दिस पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, तो इसको तुम लोग x मानो, इसको तुम लोग x मान लो, ये वाला मान लो x, ये वाला मान लो y। पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, तो ये टोटल ब्रांच, ये टोटल ब्रांच दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। ठीक है, सब रेजिस्टेंस सेम है। अब ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो ये टोटल वोल्टेज यहाँ पर, ये टोटल 40 इसमें और इसमें डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। वोल्टेज डिवाइडर लो, R1 R2 का रेशियो, तो R1 R2 का वैल्यू अगर सेम होता है तो टोटल वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ 40 है तो 20 वोल्ट ड्रॉप यहाँ होगा, 20 वोल्ट ड्रॉप यहाँ होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ कम होते 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 यहाँ पर VA आया। तो बिफोर हीटिंग अगर हम लोग लिखेंगे, बिफोर हीटिंग इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 40 का हाफ होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4VX माइनस VA इक्वल टू कितना, 20 वोल्ट। अब हीटिंग करने के बाद सोचो, VA माइनस VB, VX माइनस VA, VX माइनस VA, VA नहीं लो VB लो, हमको R3 का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना, आफ्टर हीटिंग R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो ये वाला हम लोग VX माइनस VB कंसीडर करते हैं, VX माइनस VB सेम होगा, एक ही बात होगा, VX माइनस VB। हीटिंग से पहले इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये 40 था, ये 20 हो जाएगा। अब हीटिंग करने के बाद इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पहले मान लो 100% था तो अभी 110% होगा। तो 110% को अगर हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 110/100 विच इज इक्वल टू 1.1 R। तो पहले जो रेजिस्टेंस यहाँ पर R हुआ करता था, अभी वो रेजिस्टेंस 1.1 R होगा। ठीक है, बट स्टिल कनेक्टेड विद दिस बैटरी, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरा ब्रांच का, पैरेलल ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस तो 40 रहेगा। तो अब ये 40 यहाँ पर डिवाइड होगा, इस रेशियो में डिवाइड होगा, R3:R4। ठीक है, तो R3 और R4 सॉरी इन R3 R4 का रेशियो कितना होगा बताओ, R3 R4 का रेशियो कितना, R4 तो अभी भी R है ना, R4 पहले सब रेजिस्टेंस तो R था, तो R4 का वैल्यू अभी भी R है, लेकिन R3 जो वैल्यू है हीट करने की वजह से रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1.1 R, तो ये बन गया 1.1 R। ठीक है, तो R कैंसिल हो गया, इसको अगर हम लोग 11/10 लिखेंगे तो रेशियो हो गया 11:10। तो अभी R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अभी अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं बताओ, VX माइनस, अच्छा हमको निकालना था VA माइनस VB, VA माइनस VB का मतलब हो गया, पहले ये ठीक था VX माइनस VA, अभी VX माइनस VB निकालेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो VX कट जाएगा, है ना। तो ये VA ठीक था, पहले VA ही रखो तुम लोग, VX माइनस VA, और अभी हीटिंग करने के बाद तुम्हारा जो होगा VX माइनस VB, VX माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां से बोलो, ये वाला R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहां से कितना आएगा, 11 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो।
11 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो हो गया 21 इनटू टोटल वोल्टेज कितना था 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। देखो यहाँ बना VB माइनस VA इक्वल टू 20 माइनस 11/21। ओके, सॉरी ये 40 मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, ये 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये 40 हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 21। तो एलसीएम ले लो यहाँ से 21 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 1 2 2 2 4 420 माइनस 440 इक्वल टू यहाँ आया माइनस 20/21। ओके, तो ये VB माइनस VA आया, VB माइनस VA, लेकिन तुमको निकालने के लिए क्या बोला बताओ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। तो VA माइनस VB का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल कर दो तो 20/21, ठीक है 20/21। तो ये हम लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 20 को 21 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, नियरली इक्वल टू, नीचे वाला ज्यादा है ना, तो 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से थोड़ा सा कम ऑप्शन कौन सा दिया हुआ, 0.95 दिया हुआ, तो 0.95 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा इसी साल जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन है, हाफ डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है बच्चा। हाफ डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन तुम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, बहुत सारा आने का चांसेस था नीट 2026 में, पेपर क्योंकि कैंसिल हो गया, रीनीट हो रहा है, तो रीनीट होने से हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ द गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन तुम्हारा फिर से दे सकता है। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का क्वेश्चन बनाने का तरीका याद रखो। ये क्वेश्चन दे दिया हुआ था, एज शोन इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर G, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, इज फाउंड टू कैन बी फाउंड बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। Here the resistance R2 is adjusted that when the key K is closed, R2 को adjust करो, key को close करने के बाद close, the deflection in the galvanometer becomes half the value as compared to when K is open। जब K open था उस वक्त जो deflection था, जब K को close कर दे रहे हैं तब deflection half हो गया, half deflection हो गया। half deflection is obtained जब R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू जब एडजस्ट करके देखे कितना 4 ओम है, and thus the galvanometer resistance is found to be 6 ohm, और galvanometer resistance कितना हो गया 6 ohm हो गया। in this half deflection condition the current in milliampere through the resistance R1, R1 से करंट कितना जा रहा है ये निकालो। तो R1 से करंट कितना जा रहा है ये निकालने के लिए बच्चा हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो ये करंट जो हो रहा है, ये करंट दिस सपोज I इक्वल टू क्या लिखेंगे, EMF ऑफ द बैटरी 10 डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1 और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट बाई सम। अब ये G का वैल्यू कितना बताया, G का वैल्यू बोला 6 ओम और R2 का वैल्यू कितना बताया 4 ओम, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रोडक्ट बाय सम, तो प्रोडक्ट हो गया 6 into 4 24 डिवाइड बाय सम हो गया 10, तो 24/10 कितना हो गया बताओ, 24/10 इज 2.4, ठीक है। तो हमको I का वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो I का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 2.4। तो यहाँ से सिर्फ तुमको निकालना क्या चीज है, R1 का वैल्यू। अब R1 के वैल्यू निकालने के लिए तुम लोग लेंथी मेथड प्रोसेस यूज कर सकते हो, जहां से तुमको R1 का वैल्यू निकलेगा। अदरवाइज हम लोग इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हम लोग क्या किए, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिए इस बैटरी के साथ, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये गैल्वेनोमीटर है। अभी कोई करंट जा रहा है यहाँ पर जिसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है थीटा, डिफ्लेक्शन कितना है थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ एक शंट यूज कर दिए, शंट यूज करेंगे अगर हम लोग, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। अब ये शंट को इस तरह से एडजस्ट किया गया है सो दैट यहां से जो करंट जा रहा है, करंट पहले जो करंट जा रहा था उस करंट का ये हाफ करंट हो जाएगा। अगर करंट हाफ हो जाएगा तो पहले जो डिफ्लेक्शन था अभी वो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड हाफ डिफ्लेक्शन। तो पहले जो डिफ्लेक्शन था उसका अगर आधा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये R और ये G, पहले जो वैल्यू था R और G, उसके साथ X का एक रिलेशन, S का एक रिलेशन निकलता है। वो हाफ डिफ्लेक्शन का सिंप्लीफाइड रिलेशन जो होता है याद रखना, 1/S इक्वल टू 1/G प्लस 1/R होता है। 1/S इक्वल टू डायरेक्ट याद रखोगे 1/G प्लस 1/R, ठीक है। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए जब शंट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके रखे हो वो शंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/S इक्वल टू 1/G प्लस 1/R, ठीक है। यहां पर देखो S का मतलब R2 है और R का मतलब R1 है
और जी का मतलब जी है, ठीक है। तो एस की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, R2, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट रेजिस्टेंस R2 है, तो वो हो गया तुम्हारा 4। तो यहाँ हमको वैल्यू क्या चाहिए था, R1 का वैल्यू चाहिए था ना, वो R1 का वैल्यू हम लोग देखो इस रिलेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो एस की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4, जी की जगह में 1/6 प्लस 1/R1, ये R1 निकालना है, तो 1/R1 इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, तो यहाँ एलसीएम ले लो कितना 12 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1/12। तो बच्चा R1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 12 ओम, R1 का वैल्यू 12 ओम, तो यहाँ पर 12 वैल्यू पुट कर दो, इट बिकम्स 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2.4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई 14.4, 10 डिवाइडेड बाई 14.4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो वैल्यू आएगा तुम्हारा यहाँ से वो आंसर आएगा, पॉइंट ऊपर चलेगा, ऊपर हो गया 100, 100 बाई 14.4, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 144, तो यहाँ से 4 से कटेगा, 4 से अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 25 हो गया, नीचे हो गया तुम्हारा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ 2 रहा, 4 6 जा 24, है ना, 36 आ गया। तो इसको अगर हम लोग ऑलमोस्ट मान लेते हैं, अगर 36 है, 36 को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ, 36 25/36, इसको सिंप्लीफाई कर लो तुम लोग, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं या 4 से फिर कट करो तो 4 9 जा 36 होता है, यहाँ 4 से कट करने से कितना होगा, 4 8 जा 4 6 जा 24, 6.25 आएगा ना, 0.25 आएगा, ठीक है। तो तुमको मिली एम्पेयर में निकालने के लिए बोला, आंसर देखो करंट निकालने बोला इन मिली एम्पेयर, ये तो एम्पेयर में आ रहा है ना, मिली एम्पेयर में चेंज करने के लिए कितना करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6250/9 इतना मिली एम्पेयर आएगा। तो इसको 9 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 7 जा 63 होता है ना, अगर ये 625 को 630 बोलते हैं हम लोग, तो 9 से डायरेक्ट कट जाता तो ये 700 आता है ना, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो अराउंड 700 आएगा, 700 मिली एम्पेयर के अराउंड तुम्हारा आंसर आएगा। एक्चुअली 700 मिली एम्पेयर नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा, है ना, ये 625 है, इधर 9 से डिवाइड करके देख सकते हो, 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 9 कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, फिर ये 8 रहा, 8 तो 85 हो रहा, 9 9 जा तुम्हारा हो जाएगा 81, फिर बचेगा यहाँ पर कितना 4 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग 9 4 जा 36 ले सकते हैं ना, तो ये 694 समथिंग इस तरह से आएगा, तो 700 के आसपास आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये बच्चा तुम लोग जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो जो भी हो, यहाँ से हम लोग हाफ डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन जो है जेईई मेन का हो या फिर आईआईटी का हो, जेईई एडवांस का हो, ये सारा क्वेश्चन बच्चा करने का जो तरीका है, मेन तरीका है, जो उसका कॉन्सेप्ट वो सीखो और इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। हो सकता है तुम लोगों को एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन दे दे, या फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ज़्यादातर चांस है तुम लोगों को क्वेश्चन देने का, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर गुड लक तुम लोगों का अच्छा रहा तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अभी हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के दोबारा इस सीरीज का हर एक जितना टॉपिक है, सारा टॉपिक का क्वेश्चन बच्चा तुम लोगों को सॉल्व करके जेईई मेन का जो हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यूअसली देखते रहो तुम लोग और प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम के लिए पढ़ते रहो, अच्छा एग्जाम होगा तुम लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नया कोई टॉपिक लेकर के हम लोग फिर से नया एक वीडियो में आएंगे, जब तक यहाँ तक रहने दो, ओके, थैंक यू।